नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए शिवानी जी की बेहद प्रसिद्ध एवं रोचक कहानी विषकन्या। तो प्रस्तुत है कहानी विषकन्या। पूरे 3 महीने बीत गए हैं, पर आज भी उस परिचय की संध्या का एक एक पल किसी सद्यो दृष्ट दुस्वप्न की भांति सजीव धरा है। कैसा आश्चर्य है कि जिसकी स्मृति को मैं बड़े यत्न से मिटाना चाहती हूँ, वो किसी जिद्दी ढीठ बालिका की भांति बार बार मुझे सम्मुख खड़ी होकर मुंह चिढ़ाने लगती है। उस दिन उस आकस्मिक परिचय के लिए मैं प्रस्तुत थी ही कहाँ। आंधी की ही भांति आकर वो मुझे अपने साथ उड़ा ले गई थी, और जब लौटी तो उसका घातक विष मेरे सर्वांग में व्याप्त हो चुका था। जिसके बहुचर्चित सौंदर्य की एक झलक देखने की उत्सुकता मुझे ही नहीं, मेरी अनेक समृद्ध प्रतिवेशनियों को भी कई बार उनके बंगले की व्यर्थ परिक्रमा कर निराश लौटा लाई थी, वो एक दिन स्वयं ही मुझसे मिलने ऐसे चली आएगी, ये मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मुझे आज ही पता चला कि आप यहाँ रहती हैं। वो तो सौभाग्य से आज किसी पत्रिका में आपका पता देख लिया, पर देखिए ना, कल सुबह 8 बजे की दिल्ली वाली बस से जा रही हूँ। इसी से आपको एक धृष्ट प्रस्ताव से बांधने आई हूँ। फिर वो ऐसी स्वाभाविकता से स्वयं ही कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गई, जैसे मेरा उसका परिचय बहुत पुराना हो। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मेरी उलझन के तागे स्वयं सुलझाकर अपने दिव्य स्मित का जाल बिखेरती किसी निरंतर चिढ़ाई गई कोकिल सी टहूकने लगी। इस दिसंबर में मुझे यहाँ पूरे 2 महीने हो गए, पर अभी तक किसी को भी नहीं जानती। मैं ही तो इस रहस्यमयी की निकटतम प्रतिवेशनी थी और 2 महीनों में पहली बार इस देवांगना को देख रही थी। आज तक क्या किसी को भी इस परम रहस्यमयी ने बढ़ावा दिया था? स्वयं मकान मालिक ही उसकी गतिविधि से अनभिज्ञ थे। फिर उन्हें मुंहमांगा किराया जो मिल रहा था। ना उदार गृह स्वामिनी किराया थमाकर रसीद ही मांगती थी, ना अन्य सुविधाएं। कई वर्षों से साहा जी की वो अरण्य स्थित अट्टालिका खाली पड़ी थी। उतनी दूर भला आता भी कौन? एक ओर थी काला ढूंगी की तीखी घाटी, जिसे देर तक देखते रहने पर सिर चकराने लगता, और दूसरी ओर था गर्वोन्मत्त चाइना पीक। 5 बजते ही वहाँ मध्य रात्रि का सन्नाटा छा जाता, और कभी अत्यधिक ठंड बढ़ जाने पर आसपास के पर्वत शिखरवासी जंगली भालुओं का झुंड वहां उतर निर्भय हो विचरण करने लगता। वन्य पशुओं के आतंक से ना वहां कोई चौकीदार जुटता, न माली। फिर इतनी ऊंचाई पर कभी किसी नवेली के से ही बीसियों नखरे दिखाकर पानी चढ़ भी जाता, तो नवंबर के प्रारंभ में ही टंकियां जमकर पत्थर बन जाती। एक दिन उसी बंगले की सर्पिल पगडंडी से होकर मैं सिनरिया की देवी के दर्शन करने गई, तो बंगले की नीरस किलेबंदी के बीच सरस पुष्ट वाटिका के वैभव को देखकर खड़ी ही रह गई। ऐसा नंदनवन तो नैनीताल के राजभवन को भी नसीब नहीं हुआ था। बंद गोभी से गुलाब एक ही कद के कतार में खड़े हवा में झूम रहे टाइगर लिली की काली धारियों वाले नारंगी पुष्प ऐसे लग रहे थे जैसे लहरदार केसरिया पाग बांधे राजस्थानी लोक नर्तकों की टोली 26 जनवरी के परेड नृत्य का पूर्वाभ्यास कर रही हो। दिसंबर में जब नैनी का एक एक वन उपवन मुर्दा पड़ा था, ऐसी मधुर सुवासित पुष्प वाटिका में क्या इसी रहस्यमयी के हाथ की बाजीगरी थी? एक तो उन दोनों उसी को लेकर नैनीताल में भांति भांति की कपोल कल्पनाओं का बाजार गर्म हो चला था। कोई कहता घुटी स्मगलर है, ऐसी तस्करी को प्रश्रय देकर साहाजी ने अच्छा नहीं किया। कोई तो ये भी कह देता किराए के लोभ में ऐसे विभीषण को कोठी थमा दी है। हो ना हो साड़ी पहन ब्रहनला बना ये कोई चीनियों का छोकरा जासूस है। देख लेना एक दिन कुमाऊं की लंका ढहा देगा। किसी लड़की में भला कभी ये हिम्मत हो सकती है कि उस भुतही कोठी में अकेली रहे? कोठी सचमुच ही भुतही थी। किराएदारों को उसमें बसी किसी सुंदरी मेम की प्रेतात्मा सुना चांटे मार मार कर भगा चुकी थी। स्वयं उषा ओबराय ने मुझे अपने संक्षिप्त प्रवास में खाए गए चांटों का इतिहास बताया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पर वो तो 2 महीने से वहाँ थी। उतने बड़े बंगले में न कोई नौकर था, न रसोईया। फिर भी उस बावर्ची खाने से आती मदमस्त मसालों की खुशबू मुझे एक ने 20 बार व्याकुल कर चुकी थी। विशुद्ध घृत में भूनी जा रही सूजी के मधुर सुगंध, या बड़े अंदाज से तामसी मसालों की भूमिका बांधकर भुना जा रहा गोश्त
अपनी बादशाही सुगंध से जब तब मेरे नवरात्रि व्रतों का कौमार्य भंग करने किसी दस्यु के दुस्साहस से वातायन खोल कर चला आता तो मैं कभी कभी झुंझला उठती। खिड़की बंद कर देने पर भी उस सुगंध की केसरियां लपटें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक तो व्रत के दिन मानव का दुर्बल चित्त जाने अनजाने स्वयं ही खाने की मधुर कल्पना जल्पना में खो जाता है, फिर उस सुगंध की तो बात ही निराली थी। उस सुगंध सूत्र को पकड़ मैं न चाहने पर भी उसके आदर्शी खाद्यान्न का मेनू बनाने लगती। पता नहीं क्या क्या बना रही है, लगता है गोश्त के बिना ससुरी के कंठ तले गस्सा भी नहीं उतरता। कई बार इधर उधर देखने पर भी कभी उसकी एक झलक नहीं दिखी। लॉन में कहीं एक रुमाल भी नहीं सूखता था। यही तो महान आश्चर्य था। कैसा ही सुसंस्कृत परिवार क्यों न हो, क्षणिक धूप की आंख बिचौली में कपड़े सुखाए बिना क्या आज तक नैनीताल में कोई रह पाया है। पर अंतरंग ताक झांक के बावजूद मैंने उसके लॉन में कभी एक कपड़ा भी सूखते नहीं देखा। स्वामिनी का एक पेटीकोट भी देख लेती तो उसका व्यक्तित्व कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ ही जाता। मैं तो सोचती हूँ किसी भी स्त्री या पुरुष का आधा व्यक्तित्व उसके परिधान में ही स्पष्ट हो उठता है। किंतु उस बंगले को देखकर क्या लगता था कि उसमें कोई कपड़े सुखाने वाली भी रहती है। बहुत पहले उसमें बड़े दुस्साहस से रहने गई थी उषा ओबराय। उनके पति का तराई में विराट फार्म था। 2 पुत्रियां रैमनी में पढ़ती थीं। बीच बीच में पति आते रहते और अकेली रहने में मुझे कोई डर नहीं लगता, मिसेज पंत, वे बड़े गर्व से मुझसे कहती थीं। आश्चर्य है, पढ़ी लिखी होकर भी आप भूत प्रेत की बात करती हैं। जहाँ तक शरीर की परिधि का प्रश्न था, उषा ओबराय निश्चय ही एक साथ 3-3 मेम प्रेतनियों को अपनी बगल में दबा सकती थी, किंतु दूसरे ही महीने उन्हें कोठी छोड़नी पड़ी थी। अब मैं क्या बताऊं, कहती कहती वह पसीना पसीना हो गई थी। इसके बाद एक लंबे अरसे तक वो कोठी खाली रही। आसपास की सब कोठियां आबाद थीं। वनवासी समृद्ध हजार हजार एकड़ के फार्म प्रभुओं की कई प्रोषिता पत्नियां वहां कोठियां लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं। न उन्हें अन्न का अभाव था न धन का। इसी से उनके हाथों में सलाइयां खटकती और मुंह में जिह्वा। उनकी निरर्थक दोपहरियां इधर उधर डोलने में कटती और संध्या बोट हाउस में, जहां इम्पोर्टेड शिफॉन, नायलॉन, जॉर्जेट, विदेशी सेंट जैसे अलभ्य देव दुर्लभ पदार्थों पर विचार विनिमय कर थकी मांदी वे रात को लौटती और देखती कि बुथई कोठी की बत्ती जल रही है। बारी बारी से सब मैत्री का हाथ बढ़ाने उस ओर हो आई थी, पर कभी तो देर तक घंटी बजाने पर भी द्वार नहीं खुलता और कभी अंधकार में डूबी कोठी के जिस अंतरंग कक्ष में जल रही बत्ती का आश्वासन पाकर बेचारी आई थी, वो घंटी सुनते ही बड़ी अशिष्टता से दब कर बुझ जाती। आज वही स्वेच्छा से बनी बंदनी कौन से धृष्ट प्रस्ताव से मुझे बांधने चली आई थी। आपको उतनी बड़ी कोठी में अकेले डर नहीं लगता? मेरे मुंह से निकल गया। डर? वो हंसी और मैं एक बार फिर उस दाढ़ मदशना की दिव्य छटा देखकर मुग्ध हो गई। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। मेरे पाठकों की प्रायः ही मुझसे ये शिकायत रहती है कि मेरी प्रत्येक नायिका अपरूप सुंदरी ही कैसे हो जाती है। ये उपालंब एक बार मुझे बींधे, इससे पूर्व मेरा नम्र निवेदन है कि इस बार दोषी मैं नहीं हूँ। एक तो ये नायिका नहीं, स्वयं विधाता की कृति है। इसी से इसके अपूर्व रूप लावण्य की सशक्त अभिव्यंजना में मेरी लेखनी एक ईमानदार स्वामी भक्त स्टेनो की ही भांति अपने प्रभु का डिक्टेशन मात्र ले रही है। कृपया इसका ध्यान रखें। मैंने एक बार फिर उसे देखा। अकलंक सुंदर मुखश्री, आयात उज्ज्वल आंखों में आवेग कंपित कृष्ण वर्ण पुतलियों की अतल स्पर्शी गंभीरता और रक्तिम ओष्ठ प्रांत की सलज्ज हास्य रेखा, वो भी ऐसी व्यंग्यात्मक जैसे मेरी हंसी उड़ा रही हो। सुगठित सुकोमल देह की कृष्णता को उस चतुरा तनु मध्या ने पतली काली जीन्स में कसकर और भी स्पष्ट कर दिया था। उसकी टर्टल नेक की सतरंगी जर्सी घुटनों तक झूल रही थी। सचमुच ही दूर से देखे जाने पर ऐसा ही लगता था जैसे कोई विदेशी हिप्पी छोकरा चला आ रहा है। मेट्रोपोल में तो आए दिन ऐसे हिप्पी छोकरों की बिरादरी जुटती ही रहती थी। कंधे तक झूल रहे केशगुच्छ असली या नकली घुंघराली लटों का आकर्षण भी नहीं था। एकदम सीधे एलिस वाली हेयर स्टाइल, पर फिर भी मुझे लगा कि सिर पर एक अदृश्य ताज धरे यह विश्व सुंदरी अपने भ्रुकुट विलास से ही सृष्टि लय करने की क्षमता रखती है। मैं आपसे एक अनुरोध करने आई हूँ, वो बोली।
पता नहीं शॉर्ट नोटिस में दिए गए मेरे इस निमंत्रण को आप स्वीकार भी करेंगी या नहीं। पर अभी अभी मुझे आपका पता मिला और मैं भूखी ही भाग आई। क्या आज आप दोपहर का खाना मेरे साथ खाने की कृपा करेंगी? मैं हाँ या ना कहती इससे पूर्व ही वो स्वयं जैसे मेरी ओर से समर्थन करती उठ गई। धन्यवाद धन्यवाद, मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगी। 10 बजे हैं, मैं ठीक 1 बजे आपको लिवाने आ जाऊंगी। कुछ बना चुकी हूँ और कुछ चटपट बना लूँगी। असल में भृत्यहीन हूँ, इसी से पीर बावर्ची भिश्ती खर सब कुछ खुद ही बनना पड़ता है। वो चली गई। मैं तो तटस्थ हुई। कैसी विचित्र लड़की थी, और मुझे भी क्या सांप सूंघ गया था। जान ना पहचान, बड़ी बुआ सलाम। पति दौरे से 5 बजे लौटने को कह गए हैं। पुत्र 3:30 बजे स्कूल से आएगा, उस पर बीसियों काम पड़े हैं। पर वो तो चली गई थी, जाना पड़ेगा ही। ठीक 1 बजे वो मुझे लेने आ गई। चलिए इस पगडंडी से ही चलें, कहती वो मुझे एक 1.25 गज की नई पगडंडी से ले चली। वो आगे आगे चल रही थी और सुचित्र जगना कृशोदरी की एक एक पदचाप किसी बैलेरीना की सी सदी संतुलित चाल में बंधी सचमुच मेरी दृष्टि को बांध गई। कोठी के द्वार पर पहुंचते मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा ताला ही नहीं लगा है, उसे कपड़े में सीकर सील मुहर भी लगा दी गई है। आइए, वो बिना किसी कैफियत के ही मुझे एक अनजानी सुरंग से भीतर ले जाने लगी तो मेरा माथा ठनका। मैं उस कोठी में पहले भी कई बार जा चुकी थी, तब तो वो सुरंग नहीं थी। आज अचानक इसका अस्तित्व कैसे प्रकट हो गया? वैसे नैनीताल की अधिकांश पुरानी कोठियों में एकाध ऐसी सुरंग रहती है। हो सकता है कि उषा ने इसे बंद ही रखा हो। भीतर पहुंचते ही कोठी के आपात मस्तक परिवर्तित रूप को देखकर मैं दंग रह गई। आप यहीं बैठे, आपके लिए तब तक कुछ मैं ले आऊं। व्हाट विल यू हैव? फ्रूट जूस या? अपने गूढ़ प्रश्न को बड़ी नटखटी से अधूरा ही छोड़ वो मुझे ऐसी अंतरंगता से छेड़ने की अनाधिकार चेष्टा करने लगी जैसे मेरी मुंह लगी छोटी ननद या देवरानी हो। पर मुझे इस बार उसकी सुंदर धृष्ट मुद्रा ने नहीं मोहा। लाख हो, वो मेरी एक प्रशंसिका पाठिका मात्र थी। मेरी कलाई पकड़ते ही उसका पहुंचा पकड़ना मुझे कुछ जचा नहीं। धन्यवाद, मैं कुछ नहीं लूँगी, मैंने शायद कुछ रुखाई से ही कहा। वाह, ये भला कैसे हो सकता है? वो फिर हंस हंस कर कहने लगी। अपनी कहानियों में तो आप कभी कभी ऐसी खासी रुचि का परिचय देती हैं, इसी से पूछा था, कोई और बात नहीं। मैं अपनी ही पसंद की चीज़ ले आती हूँ। और वो चली गई। उसके जाते ही मैंने एक बार फिर उस सर्वथा बदल गए कमरे को देखा। पहले कोने में उषा का एक ऐसा विक्टोरियन सोफा उधरी था जिसमें बैठते अतिथि किसी ऊर्ध्वस्त जहाज से डूबकर विलीन ही हो जाते थे। यही नहीं, विलीन होने से पूर्व सोफे के जरा जीर्ण स्प्रिंग चूं चा का ऐसा ध्वनि संगीत प्रस्तुत करते कि बैठने वाला अप्रस्तुत होकर बगले झांकने लगता। आज उसी कोने में एक रंग बिरंगा जामनगरी हिंडोला धरा था जिस पर पड़ा डंडलप का मोटा गाव तकिया अतिथि को स्वयं ही बैठने का मूक आमंत्रण दे रहा था। कमरे की अनूठी सज्जा स्वामिनी के ही सौंदर्य से टक्कर ले रही थी। सिंहासन सी मखमली गद्दीदार ऐसी ऊंची ऊंची कुर्सियां थीं जिन पर बैठकर कभी भारत के वायसराय चित्र खिंचवाया करते थे। एक गुदगुदा कालीन अंतहीन क्षितिज सा पूरे कमरे के क्षेत्रफल को बड़े अंदाज से नापता दूर तक बिछता चला गया था। हवा से हिल रहे भारी पर्दों की नन्ही घंटियों की रुनुक झुनुक से टकराती मेरी दृष्टि सरसरा कर किसी अबाध्य वन शाखा मृगी सी ही कमरे के बीचों बीच टंगे झाड़ फानूस पर चढ़ती, संगमरमरी मेज पर धरे एक हरे इत्रदान पर उतर आई। ओह, तो कमरे के अटपटे मदीले सौरभ का केंद्र बिंदु यही था। मैं उठकर उसे सूंघने झुकी ही थी कि तश्तरी में 2 गिलास धरे मेरी मेजबान आ गई। वो एकदम ऐसे निशब्द चली आएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि बड़े यत्न से खींची गई मेरे गांभीर्य की लक्ष्मण रेखा को अपनी रत्नारी एड़ियों से रौंदती वो एक बार फिर मेरे अंतरंग कक्ष में मुस्कुराती खड़ी हो गई है। अच्छा लगा ना आपको? आजकल ये इत्रदान लेटेस्ट क्रेज़ है, वो कहने लगी। विदेशी पर्यटक तो आजकल हमारे देश की हिना खस और मोतियों की चुटकियों पर मर मिटते हैं। सब पुरानी चीज़ें लौट रही हैं। ठीक ही कह रही थी वो। कुछ दिन पहले मैं लखनऊ से लौटी थी और वहाँ अतीत के ऐसे प्रत्यावर्तन को देखकर सहम सी गई थी। ये क्या हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रत्यावर्तन था? चिकन और कारचोबी की चकाचौंध, गजल ठुमरी और कव्वाली से लदी सांझें, बेला और मोतिया के गजरे हाथों में लपेटे कत्थक की घुननियों में झूमते गुणी दर्शक और
फैशन परेड में प्रस्तुत किया गया उन्मुक्त सौंदर्य प्रदर्शन। क्या सचमुच ही हम अनजान बने एक बार फिर वाजिद अली शाह की इंदर सभा का आयोजन करने लगे हैं? आजकल ऐसे इत्रदान का फॉरेन मार्केट तगड़ा है। उसने हंसकर एक गिलास मुझे थमाया, फिर मेरी संदिग्ध दृष्टि के मूक प्रश्न का उत्तर भी स्वयं ही दे दिया। चिंता न करें, आप ही के रामगढ़ सेबों का एकदम वर्जिन जूस है। और फिर स्वयं झूले में बैठकर जूस पीती हल्की हल्की पेंगे लेने लगी। इतना सामान फैला है और कल सुबह ही मुझे जाना है, पर मैंने सोचा पैकिंग तो रात भर जगने पर भी की जा सकती है, पर आपसे बातें तो फिर नहीं हो पाएंगी। कैसी बातें? मैं अचरज में डूबी जा रही थी। आइए पहले खाना खा लिया जाए। यहाँ तो खाना मेज पे धरते ही बर्फ बन जाता है। वो एक झटके से हिचकी रोक कर नीचे उतर गई। उसके खाने के कमरे की स्वच्छ सज्जा देखकर मैं कुछ कहती, इससे पूर्व वो बोली, गृह सज्जा मेरी एकमात्र दुर्बलता है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। मैंने उसकी भड़कीली सज्जा से संवरे अतिथि की प्रतीक्षा में आतुर मेज को देखा। जिन सुरभित खाद्य पदार्थों को 2 महीने से अपनी घ्राण शक्ति से सात्विकी चौके में खींचती मैं काल्पनिक भोग का आनंद ले रही थी, वो मेरे सम्मुख साकार बने नाना कटोरियों में मुस्कुरा रहे थे। आप कहती हैं आपके पास नौकर भी नहीं है, फिर भी इतना सब कैसे बना लिया? 2 थालियों में कितनी कटोरियाँ थीं और कितने सारे व्यंजन। बैठिए। उसने बड़ी ही नम्रता से मेरे लिए कुर्सी खींच दी और हंसकर कहने लगी, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक भी चीज़ नहीं बनाई। मेरा कलेजा धक धक कर उठा। कहती है नौकर नहीं है, अकेली रहती है, तब क्या ये मेम के प्रेत की पाकशाला का चमत्कार था? पास ही में एक बावर्ची की बेवा रहती है। पुराने कमिश्नरों के बैरा बटलरों को क्या कोई इस विधा में पछाड़ सकता है? उसी ने शायद अपनी बीवी को भी चलते चलते ये विद्या थमा दी थी। ईश्वर की कृपा से संसार के बड़े से बड़े होटलों का चुग्गा चुग चुकी हूँ, पर ऐसा स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं खाया। उसने कहा, क्या यही है वो? मैंने पूछा। सचमुच ही ऐसा सालन मैंने कभी नहीं खाया था। फिर ऐसी गुणी पाचिका कभी कभार दावतों में दाहिनी बुझा बनाई जा सकती थी। नहीं जी, यही तो बात है। खाना बनाकर रख जाती है, किसी के सामने नहीं निकलती। असल में बेहद खूबसूरत है। 20 साल पहले यहीं एक भालू ने पूरा चेहरा नोच लिया था। मुंह ढककर आती है और काम निपटाकर ही चली जाती है। वैसे भी मैं तो सोचती हूँ खूबसूरत खाना बना ही नहीं सकती। बदसूरत जितनी जानलेवा होगी, खाना बनेगा उतना ही स्वादिष्ट। इसी से तो मैंने आज तक कभी आलू भी नहीं उबाला। और वो फिर अपनी भुवन मोहिनी हंसी का जाल बिखेरती हड्डी चिचोड़ने लगी। मैं बीच बीच में कमरे की सज्जा देखती जा रही थी। खाने का एक कमरा कभी उषा का गोदाम था। कोने में पहाड़ी आलू का बोरा, मुंह बंधे अचार के बोयाम, बड़े बड़े ड्रम पीपों में गेहूं चावल और काम में ना आने वाले बर्तन परात, यही सब भरा रहता था इसमें। वही अनाकर्षक कमरा उस जादूगरनी के हाथ से सजकर क्या आप सहज में ही पहचाना जा सकता था? आपने तो इस कमरे की काया पलट ही कर दी है। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। इस कमरे को मैं पहले भी देख चुकी हूँ। मेरी ये निजी धारणा है। उसने बड़ी नजाकत से अपने तीक्ष्ण नखों से चपाती का टुकड़ा सालन में डुबोकर ऐसे मुंह में धरा जैसे कोई दक्ष चित्रकार तुलिका को रंग में डुबो कैनवास को अपने कलात्मक स्ट्रोक से धन्य कर रहा हो। कि किसी भी नारी या ग्रह की बदसूरती या खूबसूरती को केवल 10 मिनट में संवारा जा सकता है, ये बात उल्टी भी लागू होती है। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू रूइन अ हाउस। यह मैं आपको अपना अनुभूत तथ्य बता रही हूँ, और सच पूछिए तो यही सुनाने आपको यहाँ खींच भी लाई हूँ। मैं न चाहने पर भी उस मायावी दलदल में फंसती जा रही थी। चलिए दीवान खाने में बैठें, बड़ा कोजी कमरा है, कहते वो मुझे साथ ले चली। आप यहाँ बैठें। उसने मुझे हाथ खींचकर जमीन पर ही धरे गुदगुदे दीवान पर बिठा दिया और स्वयं भी मेरे पास बैठ गई। पर देखिए, एक वचन देना होगा आपको। जो कुछ आज आपको सुनाऊंगी उसे लेकर कभी कहानी लिखने मत बैठिएगा, नहीं तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। क्यों नहीं लिखेंगी ना? और वो किसी सिर चढ़ी बच्ची सी ही मेरा हाथ पकड़कर मेरे अभयदान के लिए मचलने लगी। किसी के यहाँ स्वादिष्ट भोजन खाना सचमुच ही कभी कितना खतरनाक हो सकता है, ये मुझे उसी दिन ज्ञात हुआ। मेजबान फिर यदि किसी दुराग्रह के लिए मचले तो क्या अतिथि कभी ना कर पाता है? नहीं लिखूंगी। मैंने हंसी हंसी में बात टालने की चेष्टा की, क्योंकि सहसा मुझे उस धृष्ट एबनॉर्मल किशोरी की उपस्थिति सहमाने लगी थी।
पर आप मुझे सुनाती ही क्यों हैं? मुझे 2 बजे अपने बीमार ममेरी बहन को देखने सैनिटोरियम भी जाना है। नहीं, अब आपको कहीं नहीं जाना है। मैं उठने ही लगी थी कि उसने बड़ी जोर से मेरी कलाई पकड़कर मुझे बिठा लिया और फिर उसकी आंखों में ना जाने कौन सा शैतान उतर आया। तब क्या ये लड़की किसी पागल खाने से भाग कर आई थी? कहीं पगली ने गला ही घोंट दिया तब? उस अरण्य में क्या सहजी मेरी कोई चीख सुन पाएगा? मुझे भी उचित सबक मिल गया था। केवल दिन रात सूंघे गए तामसी भोजन की ललक से ही एक अनजान मेजबान की अतिथि बन आई ही क्यों थी भला? पता नहीं आपने बनेले इतुरी स्पिटिंग कोबरा के विषय में कभी पढ़ा है या नहीं? फन उठाकर अपने क्रोध का विशैला आक्रोश वो अपने शिकार पर थूक की सधी पिचकारी बनाकर छोड़ देता है। पल भर में ही तड़प कर जान देने वाला फिर पानी भी नहीं मांग पाता। उसी के लिए लेखक ने लिखा था, आई रिग्रेट टू से दैट द रेप्टाइल्स आर एक्सीलेंट शॉट्स। शायद मेरे ही लिए लिखा था ये। यकीन मानिए मेरा विष उससे भी घातक है। वो सिर झुकाकर कुछ देर तक चुप बैठ गई। अकेली भाए भाए करती उस कोठी में उस विक्षिप्त सुंदरी के सानिध्य ने मुझे खपा दिया। देखने में तो पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रही थी। स्पष्ट था कि उसका रोग मानसिक था। कभी उसकी काली आंखें एक अस्वाभाविक दीप्त से उल्लासित हो उठती और कभी स्वयं ही चुप कर बुझ जाती। मैंने धीरे से खिसकने की फिर चेष्टा की थी कि उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हैं? बाहर लगा ताला नहीं देखा ही क्या? और जिस सुरंग से आपको लाई हूँ उसमें 8 दिन भटकने पर भी आप बाहर नहीं निकल पाएंगी। वो हंसने लगी। मेरा चेहरा शायद बुरी तरह तमतमा गया था। उसकी चोरी और सीनाजोरी देखकर मैं दंग थी। वो मुंहजोर फिर हंस हंस कर कहने लगी, हंगेरियन राजाओं की एक विचित्र परंपरा थी। राजभोज में निमंत्रित अपने अतिथियों की गाड़ी के पहिए राजा खोलकर छिपा देते थे, जिससे अपने प्रिय अतिथियों का सुखद सहवास उन्हें देर तक मिलता रहे। आपकी गाड़ी के पहिए तो छिपाने को थे नहीं, इसी से आपकी चप्पलें छिपा दी। मैं नंगे पैर भी जा सकती हूँ, मैंने बौखलाकर कहा और अपना हाथ छुड़ाने की व्यर्थ चेष्टा की। उस दुबली पतली कमजोर छोकरी के हाथ क्या लौहदंड बन गए थे? मुझे दुख है कि आप नंगे पैर भी तभी जा पाएंगी जब मैं आपको अपनी कहानी सुना लूँ। बहुत दिनों से आपकी कहानियों का आनंद उठा रही हूँ। इस बार अपनी एक पाठिका को भी अवसर दीजिए ना। इस बार उसने बड़े यत्न से मेरी पीठ के पीछे गुदगुदा गाँव तकिया लगा दिया। इस बात में आप मुझसे सहमत होंगी ही कि अच्छी कहानी का भी श्रोता वक्ता दुर्लभ होता है। क्षमा कीजिएगा, ये लत 3 साल पहले ही पड़ गई थी। उसने एक सिगरेट जलाकर एक लंबी कश खींची और ऊर्ध्वमुखी धूम्र रेखा छोड़ती दोनों सुडौल टांगें दीवान पर फैला लंबी हो गई। वैसे किसी भारतीय नारी को सिगरेट फूंकते देखकर मेरी मज्जा भी दग्ध हो उठती है, किंतु उस अपूर्व सुंदरी की उस मुद्रा में भी न जाने कैसा जादू था कि मेरी क्रोध भी उसी सिगरेट की धूम्र रेखा के साथ विलीयमान हो गया और मैं उसे एक बार फिर मुग्ध होकर देखने लगी। छरेरे शरीर का क्या उतार चढ़ाव था और कपोल पर ढुलक आए कटे गेश गुच्छ से आधे ढके श्वेत रक्ताभ कर्णफूलों पर चमकते हीरे के कर्णफूलों की जैसी अपूर्व आभा, जैसे पाटल प्रसून के गर्भ केसर कक्ष में किसी ने तेज बल्ब लगाकर जला दिया हो। फिर वो अचानक ही धारा प्रवाह अंग्रेजी उगलने लगी। क्षमा कीजिएगा, इसी भाषा में मैं अपनी बात ठीक से कह पाऊंगी। जैसा नाटक का परिवेश, रंगमंच, पात्र और पात्री, वैसा ही ध्वनि संगीत भी हो तभी नाटक जमता है। फिर एक बात और भी है, उसने एक सिगरेट के फूंकते ही दूसरी जला ली। ऊंचे स्तर के नाटक के लिए ऊंचे तबके के दर्शक भी तो चाहिए। चलती फिरती नौटंकी तो जिस किसी को पकड़कर सुनाई जा सकती है। कुछ उसका सौंदर्य, कुछ कहने का ढंग और फिर उसकी किसी पेशेवर कथाकार की सी रोचक शैली धीरे धीरे मेरी नारी सुलभ उत्सुकता को बांधने लगी। स्कूल से मेरा पुत्र लौटता होगा और दौरे से पति, ये सब मैं भूल गई। मुझे खेद है, वो फिर कहने लगी, कि आपको अपना जन्म स्थान, कुल, गोत्र कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, पर मोपासा आपने निश्चय ही पढ़ा होगा। वो कहता है ना कि किसी भी सुंदरी का सौंदर्य ही उसका एकमात्र परिचय है। और जहाँ तक इस परिचय का प्रश्न है, मुझे पूरी आशा है कि आपको मैंने संतुष्ट कर दिया होगा। वो अल्हड़ गर्वीली सुललिता एक बार फिर सतर्क होकर बैठ गई। 2 वर्षों से मैं गगन विहारणी हूँ। इंडियन एयरलाइंस के कितने अतिथियों को मैंने डसा, इसकी गणना भी आज मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु अपनी इस अद्भुत मायाविनी दैवी शक्ति का आभास पाते ही
मैंने स्वेच्छा से डसा था पायलट डिसूजा को, जो निस्सीम शून्य नक्षत्र खचित गगन के बीच ही अपने वासना में प्रेम का प्रतिदान न पा मेरे प्राणों का प्यासा बन उठा था। जिस फ्लाइट में मेरी ड्यूटी लगती, अभागा हड़के कुत्ते सा ही अपने विषैली लार टपकाता मुझे काट खाने को दौड़ता। इसी से उसे डस कर मैंने पाप नहीं किया। बीच बीच में वो एक के बाद एक सिगरेट फूंकने की क्रिया के ठहराव के लिए पल भर को रुकती और फिर उत्तेजित होकर कंठ स्वर आरोह में खींच लेती। उस समय उसकी आंखों में एक अमानवीय चमक आ जाती और चेहरा एकाएक गंभीर हो उठता। मैं और मेरी जुड़वा बहन दामिनी जन्म से 18 वर्ष तक कभी एक पल के लिए भी नहीं बिछुड़ी। हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे। इसी से मम्मी भी कभी कभी हमें पहचानने में धोखा खा जाती। दीदी तो बेहद शांत थी। ओह, मैं उससे 20 मिनट छोटी थी, ये तो आपको बताना ही भूल गई। अपने शांत स्वभाव के कारण दीदी को तो कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर मैं एक सी सूरत का आए दिन लाभ उठाती रहती। किसने मम्मी का कठोर अनुशासन भंग किया है, ये गुत्थी सुलझाने में बेचारी कभी पसीना पसीना हो जाती। चोरी छिपे इधर उधर भागने, बिना पूछे पिक्चर देखने या अपने सहपाठी छोकरे मित्रों के उदार निमंत्रण स्वीकारने में मैं बड़े ही छल बल से डुबकी लेती रहती। जब कभी पकड़े जाने पर पेशी होती तो वास्तविक अभियुक्ता को सजा देने से पूर्व गवाह और न्यायाधीश दोनों चकरघिन्नी खा जाते। कटघरे में एक ही सूरत वाली 2 लड़कियों में कौन थी अपराधिनी? दीदी मुझे पकड़वाने को प्रस्तुत नहीं होती और मैं क्या सहज में पकड़ में आ सकती थी? लेकिन वो फिर पल भर को चुप हो गई। किसी अनुभव कुशल संपादक की ही भांति वो अपने जीवन उपन्यास की धारावाहिक रोचक किस्त के एक ऐसे मोड़ पर आकर बार बार चुप्पी साध लेती कि मैं गतिहीन बन बैठी रहने पर भी जैसे उतनी ही बार दूसरी किस्त की उत्सुक प्रतीक्षा में उससे पूछने लगती, फिर। किंतु शायद विधाता भी मुझे सबक सिखाना चाहता था। माँ को मैंने बार बार छला था अपनी शांत बहन की ओट में छिपकर। इस बार नियति उसी बहन की ओट में छिपकर मुझे छल गई। हमारी नई भाभी को पहुंचाने उसका भाई रोहित आ रहा था, पर उसे अपनी नई नई नौकरी का कार्यभार संभालने स्टेशन से ही 10 मिनट बाद छूटने वाली मेल से लौट जाना था। भैया बाहर थे, ड्राइवर छुट्टी पर था। इसी से मम्मी चाहती थी कि हम दोनों बहनें कार ले जाकर भाभी को ले आएं। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बड़ी अशिष्टता से मम्मी का प्रस्ताव खोटे सिक्के सा फेर दिया। एक तो महीने भर बाद दिगंत नाप कर उसी दिन लौटी थी। उस पर कुटिल कामी डिसूजा ने मुझे बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। फिर एक बात और भी थी, अपनी मूर्खा नई भाभी को पहले ही दिन देखकर मैंने जो तलवार खींच ली थी वो फिर कभी म्यान में नहीं लौटी। हमारे सुसंस्कृत चमकते चांद से परिवार में वो निश्चय एक मनहूस काला धब्बा बनकर बुरी तरह खटकने लगी थी। स्वयं भैया भी घर की इस रूखी दाल रोटी से ऊबकर हाट बाजार में कैसी चटपटी चाट के पटाखे उड़ाते हैं, ये मैं खूब जानती थी। अपनी सखी नाइट क्लब की इवॉन कीलर और कैबरे नर्तकी एलिन के साथ मैं उन्हें कई बार देख चुकी थी। तुम उनके साथ क्यों जाते हो भैया? एक दिन उनसे कहा तो वे सुलग गए थे। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली हैं? मम्मी डैडी भाभी के पितृकुल के वैभव पर ही रीझ कर उन्हें ब्याह लाए थे। शादी के बाद 2 बार भाभी ससुराल आई थी और दोनों बार इकलौती पुत्री को समझदार पिता ने ऐसी राजसी विदा दी थी कि सबका मुंह बंद रह गया। यहाँ तक कि भैया को भी ससुर के मोटे चेक ने कुछ दिनों तक साथ लिया था। उस बार भाभी की पहली दिवाली थी। भैया अपनी कंपनी के दौरे पर थे, इसी से भाई पहुँचाने आ रहा था। जैसी मोटी थुलथुल मूर्खा बहन है वैसा ही डट भाई भी होगा। मैंने मनी मन सोचा, क्यों अपनी एक सांस चौपट की जाए। वैसे भी किसी को स्टेशन लाना या ले जाना मुझे बेहद खलता था। आने वाले की प्रतीक्षा हो तो ट्रेन आने से पूर्व, और किसी जाने वाले की विदा की प्रतीक्षा हो तो ट्रेन जाने के बाद मूर्खा बन हाथ बांधे प्लेटफॉर्म की चहलकदमी मुझे जरा भी नहीं भाती। तुम चली जाओ ना दीदी, मैंने कहा। दीदी की भाभी से खूब घुटती भी थी। तुम चली जाओ दीदी, मम्मी जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। आग में झोंकना हो तो दीदी, पानी में डूबना हो तो दीदी, दीदी ना हो गई तेरी बांदी हो गई। मैं मन ही मन हंसने लगी थी। दीदी के लिए मम्मी डैडी दोनों के हृदय में एक नरम नरम गुदगुदा कक्ष सदा सजा संवरा रहता है, ये मैं खूब जानती थी। कौन कहता है कि माँ बाप के लिए अपने सब बच्चे 5 उंगलियों की ही भांति समान है? फिर आप ही बताइए, किस मनुष्य की 5 उंगलियां एक सी होती हैं? उसने अपनी सुघड़ मैनिक्योर्ड लंबी लंबी 5 उंगलियां सहसा मेरे सम्मुख फैला दी।
दोनों की आंखों की पुतली थी दीदी, और मैं थी उनकी आंखों की किरकिरी। दीदी थी उनकी आज्ञाकारिणी नम्र शिष्ट पुत्री, और मैं विद्रोहिणी अभद्र अवशिष्ट। स्वभाव के इसी सूत्र को पकड़कर हमें पहचाना जाता, क्योंकि हमारे एक से दोनों चेहरों की एक एक रेखा अगम्य थी। दीदी मंदिर जाती, पूजा करती, सत्यनारायण की कथा होती तो नाक में रुमाल बांधकर पंजीरी भूनती। ए दीदी, जैन मुनियों से दीक्षा ले आई हो क्या? सिली, मैं कहती, और मम्मी मुझे चीर कर धर देती। चुप रह किरणटी, ठीक ही तो कर रही है, भगवान का प्रसाद है, सूंघने में भी चखने का पाप लगता है। मैं जानबूझकर ही दीदी को छेड़ने, उनके प्रसाद को लंबी लंबी सांसों से सूंघती झुठला देती। तब मैं क्या जानती थी कि ये तो मेरे विद्रोह की सामान्य भूमिका मात्र है। एक दिन मैं दीदी के इससे भी पुनीत उनके परम आराध्य के प्रसाद को भी अज्ञानवश सूंघ कर चख लूँगी। शैशवावस्था में ही मेरे नन्हे हृदय में उगा ईर्ष्या का अंकुर अब धीरे धीरे एक पुष्ट तरुवर बन चुका था। मम्मी को कई बार नानी से नालिश करते भी मैं सुन चुकी थी। दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर आईं, एक ही कोख में जन्मी, पर स्वभाव में एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण। तुम कहती हो अंग्रेजी स्कूल के बोर्डिंग में रखकर मैंने अपनी ही लुटिया डुबो दी है, पर तुम ही बताओ अम्मा, क्या अकेली कामनी ही को वहाँ भेजा था? दामनी भी तो वहाँ थी। जब जब मैं लुक छिप कर एक आध ऐसी नालिश सुनती, मेरा विद्रोही चित्त और भी कान खड़े कर लेता। उस दिन भी मैं स्टेशन नहीं गई। दीदी ही कार निकाल कर चली गई तो मैं निश्चिंत होकर ड्राइंग रूम के सोफे में ही लंबी होकर अपना जासूसी उपन्यास पढ़ने लगी। भाभी का भाई तो वहीं से लौट जाएगा, दीदी तो केवल भाभी को ही लेकर लौटेंगी, और भाभी के स्वागत में कपड़े बदलने का सिरदर्द भला मैं क्यों मोल लेने लगी थी। इसी से ड्रेसिंग गाउन ही डालकर मैं पड़ी रही। अचानक भाभी, दीदी और उनके साथ हाथ में बैग लटकाए जो व्यक्ति आंधी की ही भांति कमरे में घुस आया, उसे देखकर पल भर को मैं अपने सारे अदब कायदे भूल कर रह गई। सच सच पूछिए तो सुंदर चेहरे को ऐसी विचित्र परिस्थिति में दोबारा देखने के लिए मैं प्रस्तुत भी नहीं थी। दोबारा इसलिए कह रही हूँ कि ठीक 3 महीने पहले वो ऐसे ही हवाई बैग लटकाए मेरा सहयात्री बनकर आया था, और मैं थी उसकी दीनहीन नम्र शिष्ट परिचारिका। मम्मी से भाभी ने कहा, भैया को रास्ते में ही बड़े जोर का बुखार आ गया, इसी से मैं ज़बरदस्ती इन्हें यहाँ ले आई। 10 बजे वाली गाड़ी से भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा किया बेटी। दामनी, तुम यहीं एक पलंग लगवा दो, सबसे हवादार कमरा यही है, मैं गरम गरम कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मैं बीमार पाहुने की अभ्यर्थना में तब भी नहीं उठी और किताब पढ़ती रही। मम्मी का चेहरा न जाने कैसा हो गया। भाभी ने भी मुझे देख लिया और बेचारी एकदम फक पड़ गई। मेरी उपस्थिति उसे हमेशा ऐसे ही सहमा देती थी। कैसा आश्चर्य था कि इसी पाहुने की मैंने अपनी उस हवाई यात्रा में कैसी नम्र अभ्यर्थना की थी। सुंदर चेहरे को मैं कभी नहीं भूलती। उस पर वो चेहरा तो लाखों में एक था। कौन कहेगा ये नितांत छोकरे सा दिखने वाला व्यक्ति बर्मा शैल की ऊंची नौकरी का पहला चार्ज संभालने जा रहा था। इतने ही दिनों में चेहरा जैसे और भी लुभावना बन गया था। लगता था इन किशोरी के से कमनीय कपोलों ने अभी किसी ब्लेड का स्पर्श भी नहीं किया है। सुतवा नाक के नीचे उसके रसीले अधर घबराहट से ऐसे कांपे जा रहे थे कि मुझे लगा बेचारा रो ही पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, वो बार बार अपनी दुर्बल कंपकपी के लिए क्षमा मांगता भरभरा कर दीदी की खींची गई कुर्सी पर धम से बैठ गया। मैं समझ गई कि वो कपकपी ज्वर की नहीं, एक साथ की एक सी 2 किन्नरियों को देखने की कपकपी थी। इस कपकपी से मेरा ये दूसरा परिचय था। मैं किसी आत्मश्लाघा की भावना से प्रेरित होकर नहीं कह रही हूँ, किंतु अपने विभाग की एक असाधारण परिचारिका के रूप में ही मेरा अधिकारी वर्ग मुझे जानता है। कभी कभी गगनांगन में विपत्ति की आकस्मिक घटा घिरने पर जब अनुभवी से अनुभवी परिपक्व चालक भी बौखलाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, मैंने उसी क्षण अपने साहसी सूझबूझ का ऐसा विलक्षण परिचय दिया कि अब एक भी वीआईपी की हवाई यात्रा मेरे बिना पूर्ण नहीं हो पाती। 11,000 फुट की ऊंचाई पर मैंने अकस्मात आ गई एक युवती माँ की प्रसव वेदना को भी पराजित किया है। आवश्यकता पड़ने पर दाई भी बनी हूँ और साकी भी। भीरू से भीरू यात्री को भी मैं पुचकार कर छुपा सकती हूँ, किंतु इस अतिथि के पास से जब जब मैं गुजरती वो लाल पड़ जाता। इसका पल पल में लाल पड़ना और बुझता चेहरा मुझे नियोन रंगीन बत्तियों के प्रकाश में चमकता शिष्ट सौम्यता का विज्ञापन सा ही लगा था। जब मैं इधर उधर देखती या अन्य अतिथियों की अभ्यर्थना में भटकती घूमती, वो मुग्ध दृष्टि से मुझे देखने लगता।
मैं चट से अपनी दृष्टि फेर कर इसकी चोर नज़र को पकड़ कर बांध लेती तो बेचारा ऐसे ही कांपने लगता। सरस यात्रा के बीच मैंने ऐसे ही कई बार इसकी मुग्ध दृष्टि को अपने संवरे स्मित के चाबुक से उधेड़ कर रख दिया। उस लुभावने अतिथि के सलोने चेहरे की मीठी स्मृति मेरे हृदय कक्ष में किसी गोदने से ही उभर आई थी, जिसकी स्याही को मैं खाल खींचने पर भी नहीं मिटा सकी, जिससे अपनी हवाई यात्रा में एक बार फिर पाने को मैंने कितनी बार मूक मनौतियाँ मनाई थीं। वो आज स्वयं घर में बैठे ही मेरा अतिथि बनकर आ गया था। 10 बजे की गाड़ी फिर उसे बिना लिए ही चली गई। नियति अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हाथ में लिए जो बैठी थी। इस बार वो फिर चुप हो गई। मैं 1 बजे आई थी और 5 का भोपू बज रहा था। नैनीताल की संध्या उष्ण जलवायु में जन्मी पली किशोरी के यौवन की ही भांति समय से कुछ पूर्व ही आ धमकती है। झुटपुटा अंधेरा अनचाहे अतिथि सा सिटपिटा कर कमरे में रेंगता चला आया था। मैं चौंकी और उसने उठकर बत्ती जला दी। झिलमिलाते प्रकाश में उसके सौंदर्य की एक सर्वथा नवीन परत सी खुल गई। चिबुक के तिल ने ही इस तिलोत्तमा की नुकीली ठोड़ी की ओर फिर मेरा ध्यान आकर्षित किया। जब मैंने इसे पहले देखा था तब भी क्या इस चारु चिबुक की छवि ऐसी ही सुबक थी? किसी चित्र में प्रदर्शित किसी विज्ञान के गुणों पर एक एक कर प्रस्फुटित हो रहे रक्तिम तीरों की ही भांति उसके अंग प्रत्यंग पर नए नए तीरों के उभरे चित्र मेरी मुग्ध दृष्टि को बांधने लगे। इस मोहक गगन विहारिणी के सानिध्य में तो किसी भी प्रौढ़ चालक का पैर फिसल सकता था। तब क्या वो ऐसी ही किसी दुर्घटना का विवरण सुनाकर अपने अपराधी चित्त की गठरी उतार पल भर सुस्ताना चाह रही थी? डैडी उस दिन बड़ी रात गए लौटे, वो कहने लगी। किसी ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसे एक बार केवल होश में ला विल लिखा देने पर उसके 3 पुत्रों ने डैडी को जो अतुल राशि फीस रूप में देने का वायदा किया था, उससे सुनने पर मम्मी को भी दिल का दौरा पड़ सकता था, क्योंकि वह स्वयं दिल की मरीज थी। इससे डैडी हम दोनों बहनों को एकांत में बुलाकर बोले, देखो मुझे फिर बाहर जाना है, शायद रात को लौट नहीं पाऊंगा। भाग्य से यदि इस दामी दिल को पल भर के लिए भी धड़का सका तो तुम दोनों बहनों की शादी किसी बादशाह की शहजादियों किसी शादी से कम धूम धड़कते से नहीं होगी। और वे हंसी रहे थे कि मम्मी भाभी को लेकर आ गईं। भाभी के भाई के आने और ज्वरग्रस्त होने के कारण उसकी स्थगित यात्रा का विवरण देती मम्मी फिर उन्हें छलबल से भीतर खींच ले गईं। मैं तो बाहर ही खड़ी रही, पर दीदी जैसे उस पल भर के लिए बीमार पाहुने के चेहरे से आंखें नहीं फेर पा रही थीं। भाभी मम्मी के पीछे पीछे जाकर वे उसके सिरहाने खड़ी हो गईं। विकट ज्वर यंत्रणा से वो इधर उधर सिर फेर रहा था। चिंता तो डैडी ने नब्ज देखी, बुखार नापा और फिर बैग में से 2 गोलियां निकाल कर खिला दी। फिर तो वो अपनी नई नौकरी पर 10 बजे की ट्रेन से जाने की जिद भूल भाल कर दिन चढ़े तक सोता रहा। मुझे तो लगता है कि डैडी ने जानबूझकर ही उसे उस दिन बेहोश कर दिया था। शायद मनी मन उन्होंने उसी क्षण उस सुदर्शन युवक के सिरहाने सिर झुकाए दीदी का काल्पनिक कन्यादान कर गंगा भी नहा ली थी, क्योंकि उन्हें सदा दीदी की ही चिंता लगी रहती थी, मेरी नहीं। तू तो पूरे आकाश की स्वामिनी है, वे ऐसे कहते, जैसे चाहने पर ही मैं जब कभी गगन प्रांगण में अपना स्वयंवर रचा किसी राजपुत्र के गले में माला डाल सकती थी। पर तेरी दीदी तो ऐसी गऊ है जिसे हमें ही किसी खूंटे से बांधना होगा। फिर वही सब होता गया जो डैडी और मम्मी चाहते थे। किशोर अभिमन्यु उनके चक्रव्यूह में फंसता चला गया। कुछ दिनों तक उसे मियादी ज्वर ने रोका, कुछ दिनों ज्वरजन्य दुर्बलता ने, और अंत में स्वयं दीदी ने, जो पहाड़ी मेघ की ही भांति उसे हर पल घेरे रहती। नई नौकरी की बागडोर वो जब चाहे तब संभाल सकता था, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री डैडी के मरीज रह चुके थे। फिर स्वयं रोहित के पिता का वैभव ऐसा था कि वे भारत के किसी भी मेडिकल बोर्ड को उठाकर अपनी जेब में डाल सकते थे। उनके स्वस्थ होने के एक दिन पूर्व ही मुझे अपनी उड़ान के लिए लौटना था। दीदी मेरे ही कमरे में सोती थीं। इधर कई दिनों से वे बड़ी देर कर कमरे में लौटती और मेरे न पूछने पर भी स्वयं ही कैफियत देने लगती। ठीक 10 बजे डैडी एक कैप्सूल देने को कह गए थे, वही खिलाने के लिए रुकी थी। मेरे जी में आता कि चट से पूछ लूँ, उसकी बहन मुटल्ली क्या उसे कैप्सूल भी नहीं खिला सकती? पर मैं चुपचाप नींद का बहाना किए पड़ी रहती। वे खिसियाई सी हंसी हंसकर पूछती, क्यों बेबी, सो गई क्या? कनखियों की कपाटों की दरार से ही मैं देखती वे पलंग पर जाकर सो गई हैं।
जिस दिन तड़के ही उठकर मुझे जाना था, उसकी पहली रात तो उसने इतनी देर कर दी कि मुझे लगा वो बेहया शायद उसी छोकरे के कमरे में सो जाएगी। मैं बार बार उस कमरे के बाहर चोर कदमों से जाकर दीवार के कान बनने की चेष्टा करती और दीदी की धीमी हंसी सुन सिर से पैर तक मशाल सी जलती, फिर अपने में लौट आती। कभी जी में आता वहीं से चिल्लाकर उसे डपट दूं, ए दीदी सोने चलो। शायद मैं ऐसी मूर्खता कर बैठती कि शांत दमकता चेहरा लिए दीदी आ गई। मेरा खून वैसे ही खौल रहा था। दीदी के उत्फुल्ल चेहरे की कमनीय कांति ने मेरी क्रोधाग्नि में सहसा गृहताहुति दे दी। जानती हैं कि आज मेरी ये घर पे आखिरी रात है जिसे हम दोनों बहनें कभी महोत्सव के रूप में मनाती थीं। दिन भर एक साथ पिक्चर देख, एक सी साड़ियाँ खरीद या फिर आत्मीय स्वजनों की निंदा करते करते कब थककर नींद में ढुलक जाती पता ही नहीं रहता। आज वही दीदी कितना बदल गई थी। दिन भर तो वहीं काट आई और रात को भी 11 बजे तक उस लड़कियों के से चेहरे वाले बीमार छोकरे की बीमारी में रस घोलती रहीं। आज डैडी मम्मी क्या अपनी वे सब हिदायतें भूल गए थे जो संध्याकालीन घुमक्कड़ी से पूर्व मुझे दी जाती थी। मैं घर आती तो मेरी प्रत्येक गतिविधि के पीछे पुलिस के कुत्ते छोड़ दिए जाते। कहिए लेडी विद द लैम्प, क्या हाल है आपके मरीज के? बचने की कुछ उम्मीद है या नहीं? दीदी का खिला चेहरा दब से बुझ गया, पर वे बिना कुछ कहे अपना जूड़ा खोलती एक एक कर कांटे निकालने लगी। याद है, मैंने फिर उन्हें पूछा, जब पिछले महीने इसी कमरे में रात 10 बजे लौटने पर आपने मुझे गृह की पावन मर्यादा का स्मरण दिला खासा भाषण दे डाला था। लगता है इधर कुछ ही दिनों में हमारे गृह का संविधान कुछ बदल गया है, क्यों? दीदी फिर भी चुप रहीं। केवल एक बार अपनी निरीह दृष्टि से मुझे देखकर उन्होंने आंखें फेर ली। मैं कुछ देर तक बकती रही, फिर जैसे किसी शांत झील के किनारे खड़ा दुर्दांत बालक ढेले मार मार कर स्वयं ही थक जाता है, मैं भी थक कर सो गई। पर नींद क्या कभी क्रोध के उबलते उफान को थाम पाती है? एक बार उठकर बैठी तो देखा दीदी दोनों हाथ छाती पर धरे बेखबर सो रही हैं। कितना भोला, शांत और कमनीय लग रहा था वो चेहरा। क्या मेरा चेहरा भी ऐसा ही लुभावना लगता होगा, या अंतर में उड़ रही ईर्ष्या, कुंठा एवं क्रोध के अंधड़ ने चेहरे को भी धूल से धूमिल कर दिया है? यदि एक ही से दो चेहरे हैं तो क्यों पहले देखे जाने पर भी एक को मान्यता नहीं मिली और दूसरे को घर बैठे ही स्वर्ग की निधि स्वयं उपलब्ध हो गई? आखिर क्यों? मुझे तड़के 5 बजे जाना था, किंतु चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे डैडी के द्वार पर नियुक्त गोरखा संगीनदारी दरबानों को भी बुद्ध शिविर के अतंद्र प्रहरियों सा छलती मैं निकल गई और 3 महीनों तक नहीं लौटी। इन्हीं 3 महीनों में मैंने एक बार अपने घातक विष का प्रयोग किया। मैं इंटर में थी, तभी एक दिन दीदी ने कहा था, बेबी तेरी जबान बड़ी काली है, जिसे अच्छा कहती है उसी को ले डूबती है। कल तूने मेरी शिफॉन की साड़ी की प्रशंसा की और आज इस्त्री कर उसे आया ने जलाकर भस्म कर दिया। उस दिन छोटी बुआ से तूने कहा, हाय बुआ तुम तो फ्रांस से और भी गोरी होकर लौटी हो, और भूपा जी ने शायद इम्पाला भी तुम्हारे ही रंग से मिलाकर खरीद डाली है। बस तीसरे ही दिन प्रेशर कुकर के ढक्कन से जलकर बुआ का चेहरा विभत्स बन गया। इधर भूपा जी की गाड़ी को एक अंधी ट्रक ने पिस्सू सा मसल दिया। अब भगवान के लिए हे विषकन्या, तू और किसी को मत डसना। उस दिन से दीदी का वो परिहास सचमुच ही मेरे जीवन का अभिशाप बन गया। मृत्यु की उत्क्रांतिदा शक्ति ही जैसे मेरे हाथ में आ गई थी। ठीक ही कहा था दीदी ने। क्या प्राचीन ग्रंथों में ऐसी विषकन्या का उल्लेख नहीं मिलता जो अपने एक ही आलिंगन या तृप्त चुंबन के क्षणिक स्पर्श से ही अपने प्रणयी के प्राण हर लेती थी? फिर तो कभी छिपकर और कभी दीदी की ही उपस्थित में मैं जानबूझकर अपने इस घातक अस्त्र का प्रयोग करने लगी। कभी जस्टिस डे की लहलहाती पाटल प्रसून वाटिका को भस्म कर रख देती, कभी देगची में रस की चाशनी में उबल रहे मम्मी के रसगुल्लों को। मम्मी कितने बढ़िया रसगुल्ले बना रही हो आज, मैंने एक दिन कहा, और देखते देखते जैसे रस की चाशनी के अतल तल से मेरी विषबुझी दृष्टि ने शत्रु पक्ष के किसी शक्तिशाली तारपीडों की भांति क्षण भर पूर्व के हष्ट पुष्ट खिलकते रसगुल्लों की धज्जियां उड़ा दी। कैसी नज़र हो गई है आजकल इस कलमुही की? मम्मी ने झुंझलाकर कढ़ाई उतार दी थी। शायद मेरे उस बार अचानक गृह त्याग कर चली जाने से मम्मी और दीदी प्रसन्न ही हुई होंगी। क्या पता कहीं उनके लुभावने पाहुने को मैं डस ही न लूँ। फिर कुछ दिनों तक मैंने इतनी उड़ानें भरी, ऐसे ऐसे थकानप्रद यात्रियों के सहवास का कांवर उठाया कि कंधे थके ही नहीं, टूटते टूटते भी बच गए।
जिन 3 यात्रियों का ध्यान रखने का भार मुझे विशेष रूप से सौंपा गया था, उनमें था एक लखपति बूढ़ा उद्योगपति जो अपने वातग्रस्त घुटनों को लुओर्ड के चमत्कारी जल में डुबा रोगमुक्त होने जा रहा था। दूसरी थी असाध्य मिर्गी की रोगिणी, एक खोजा मुस्लिम महिला जिसे हर 20 मिनट में मिर्गी का दौरा पड़ता कि उसकी काट बन गई देह को संभालने में मैं स्वयं काट बन जाती। और तीसरी थी कैंसर की अंतिम अवस्था में घुल रही हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई एक परम सुंदरी फिल्म अभिनेत्री। उन तीनों के अतिरिक्त अन्य यात्रियों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जिस पर 2 घड़ी अपनी क्लांत आंख टिकाकर उन्हें ठंडा कर लेती। आप सोच रही होंगी कि अपनी इस उत्क्रांतिदा शक्ति की इतनी बड़ी भूमिका बांध आपको यहाँ तक खींच लाई हूँ, उसका प्रयोग मैंने क्यों नहीं किया। मिर्गी, कैंसर या वात के उन अभिशप्त रोगियों को तो मैं अपने इस दैवी अमोघास्त्र से परलोक पहुँचा सकती थी, पर मेरे अस्त्र का प्रयोग इतना सहज नहीं है। उसका विष प्रभावशाली तभी हो सकता है जब मेरे अंतर से निकला प्रशंसा का स्वाभाविक उच्छ्वास वाह बनकर मेरे होंठों पर फिसले, तभी मेरी वाह घातक बन सकती है, अन्यथा नहीं। बात रोगी बूढ़े की नारी लोलुप दृश्य देख देख कर मेरी मज्जा दग्ध हुई जा रही थी और मिर्गी की रोगिणी के मुख से आती दुर्गंध का भभका मुझे बेहोश किए दे रहा था। उनसे मैं कहती भी कैसे। तभी कैंसर की रोगिणी के क्लांत चेहरे पर मेरी आंखें फिसलीं। गुलाबी दूधिया रंग, चकाचौंध बिजली के प्रकाश में चल रही निर्मम शूटिंग का अभ्यस्त रोगजीर्ण चेहरा दिन के उजाले में भी गहरी नींद की घाटी में ऐसे डूब गया था जैसे सोने वाली घनघोर अंधकारमयी रात्र की गोद में ढुलक पड़ी हो। क्या ये कभी किसी ऐसी कैप्सूल प्रदत्त निद्रा थी जो उसे धीरे धीरे मृत्यु की खंदक में खींच रही थी। बहुत बड़ी आंखों की पलकें कपोलों पर रह रह कर फड़कती और वो न जाने किसी प्रणयी सह अभिनेता का स्वप्न देखती, मधुर स्मृति का जाल बिछा देती। मैंने उस निद्रा मग्ना उर्वशी को देखकर अविलंब उसी क्षण डस लिया। फिर एकाएक सब अस्पष्ट हो गया। सुंदर चलचित्र के बीच जैसे ठप ठप करती उल्टी सीधी रील की कलाबाजियों के साथ ही ठप से बिजली चली जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ। और जब होश आया तो मैं मुर्दों के टीले पर बैठी थी। गठिया का रोगी झुलसा औंधा पड़ा था। मिर्गी की रोगिणी की निर्जीव देह 10 गज के फासले पर थी और उसका एक हाथ नागफनी के कांटों में ऐसे उलझा टिका था जैसे अभी अभी सहारा लेकर उठ बैठेगी। जिससे मैंने डसा था उसने तो अपनी अभिनय कला का चलते चलते ही अद्भुत प्रदर्शन कर दिया था। दोनों हाथ छाती पर धरे वो एक निभृत कोने में ऐसे लेटी थी जैसे चतुर कैमरामैन कैमरा साधे उसकी उस अपूर्व भंगिमा को बड़े कौशल से बांध रहा हो, जो एक बार प्रदर्शित की जाने पर लक्ष लक्ष दर्शकों की आंखों को बांध उसे अमर बना सकती थी। जहाँ चारों ओर लाशें छितरी थीं, वहाँ मैं कैसे बच पाई? एक खरोच भी तो नहीं लग पाई थी मुझे। किसी होलिका ने मुझे गोदी में बैठाकर बचा लिया क्या? जले विमान का झुलसा अस्थिपिंजर देखकर सहसा मेरा चित्त भयमुक्त हो गया। निश्चय ही चालक डिसूजा भी इसी के साथ भस्म हो गया होगा। और तभी सहसा मेरी सुप्त चेतना आंखें मलती उठ बैठी। स्वयं अपनी ही दी हुई चेतावनी से चलती लपटों के बीच मुझे बाहों में भर सर्कस के किसी ट्रेपीज के कलाकार सा छलांग लगाता डिसूजा मुझे याद आ गया। मैं तो समझ रही थी कि मुझे नित्य के प्रणय निवेदन से मुक्ति मिल गई है, पर वो तो न जाने किस झाड़ी में अब तक छिपा किसी पक्षी लोलुप बिल्ले की ही भांति मुझ पर ताक लगाए बैठा था। आपको शायद मुझे देखकर विश्वास नहीं होगा, किंतु मेरे इस 2 मुँहे व्यक्तित्व का एक मुंह केवल संस्कारी सात्विकी ग्रासी ग्रहण कर पाता है। इसी से मैं अपने उस कामुक पियक्कड़ अफसर की बत्तीसी के बीच अपने यौवन की रचना को अब तक यत्न से बचाती चली आई थी, किंतु उस अरण्य में उसकी वन्य लकड़बग्घे सी आंखें देखकर मैं कांप गई। चारों ओर छितरी लाशों के बीच न जाने कहाँ से 3-4 गिद्ध आकर बैठ गए तो मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाया, चलो उस झील के पास चलकर बैठें, उस शमशान के बीच क्या खाक हनीमून मना पाएंगे। मेरा कलेजा डूबने लगा। आज निश्चय ही इस रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद सहस्र भयंकर दानवों की सृष्टि करती रहेगी। वो मुझे हाथ पकड़कर खींचने लगा तो मुझे सहसा अपने अमोघ अस्त्र का स्मरण हो आया। काश मैं उसे डस सकती, किंतु मेरा तो रोम रोम उसके स्पर्श से उस क्षण सिहर रहा था। प्रशंसा का प्रश्न ही कहाँ उठता था। मुझे एक पेड़ के मोटे तने के साथ सटाकर वो स्वयं मेरे पैरों के पास बैठ गया। ना ये दुर्घटना होती, ना मुझे अपनी ये मैडोना मिलती। उसके भारी कंठ के अनुपम आकर्षण का मैं भी लोहा मान चुकी थी। इस नौकरी से पूर्व
वो आकाशवाणी के केंद्रों का एक अत्यंत लोकप्रिय समाचार प्रस्तुत करता था। उसके कंठ के इसी जादू पर मेरी अन्य सहकर्मचारिणियाँ मर मिटती थीं। ये तो मैं आपसे कहना ही भूल गई कि डिसूजा हमारे चालकों में सबसे अधिक आकर्षक भी था। उसकी माँ इतावली थी और पिता था एक गोवानी दंत विशेषज्ञ। पुत्र के स्वस्थ दांत ही पिता के पेशे का जीवंत विज्ञापन थे। उस पर सुंदरी माँ के काले घने केश और भूरी आंखें भी उसे विरासत में मिली थीं। मेरे सौभाग्य से उस दिन उसकी उत्तेजित शिराओं की तमतमाहट से सुदर्शन चेहरा ताम्रवर्णी होकर चमक रहा था। धुंधली चांदनी में वो माइकल एंजेलो की प्रस्तर मूर्ति सा ही निर्दोष लग रहा था। मैंने अपने धड़कते हृदय में संचित देवदत्त घातक विष की सिरिंज घप से घुपोकर एक एक बूंद खींची और उसे डस लिया। मैं झुकी, उसके घुंघराले बालों पर अपना कांपता हाथ धरकर मैंने कपटी काक के ही छल से कोकिल के कंठ का स्वर बदल लिया। तुम सुंदर लग रहे हो जॉन। मैंने उसे पहली बार उसके क्रिश्चियन नाम से पुकारा था। इसी से उसका पूरा चेहरा चमक उठा। बड़ी प्यास लगी है, सामने की झील से पानी पिया हूँ। होगी तो गंदली, पर आज तो मैं इतना खुश हूँ कि नमकीन समुद्र का खारा पानी भी सोख सकता हूँ। वो हंसता हंसता झुका, मेरे दोनों पैरों को अपने चुंबनों से कपाता उठा और झील की ओर चला गया। वो पानी पीकर लौटा तो अपने चेहरे की चमक जैसे वहीं छोड़ आया। जी ना जाने कैसे मिचला रहा है मिस कॉल। वो घबरा कर अपना प्रणय निवेदन भूल गया और पसीना पोंछने लगा। आई एम अफ्रेडेड, आई एम गोइंग टू बी सिक। कहते कहते उसने वहीं एक कै की और ढेर हो गया। ऐसी मृत्यु मैंने पहली बार देखी थी। वो उस विषैली झील के गंदले पानी का प्रभाव था या मेरे डंक का। उसके चुंबनों का स्पर्श अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वो स्वयं ठंडा पड़ गया। आप शायद विश्वास नहीं करेंगी, किंतु मैं कसम खाकर कहती हूँ वो मेरा विष था। चतुर्दशी की धौत चंद्रिका जैसे उस किसा असिलोमा दैत्य से काले भुजंग अरण्य को मलमल कर नहरा चुकी थी। न जाने किन किन विचित्र पक्षियों के कलरव के बीच एक लंबी भयावह गिद्धनी उच्च स्वर में रोने लगी। आपने क्या कभी किसी गिद्धनी को विलाप करते सुना है? ओफ, ऐसी विकट क्रंदन लहरी शायद और किसी पक्षी की नहीं हो सकती। मेरा रोम रोम सिहर उठा। एकाएक उस तृषाक्रांत प्रेत की तृषा की छूत ने मुझे भी अंधी बना दिया। प्यास से तड़पती मैं झील की ओर भागी और ये जानकर भी कि झील का जल विषैला है, मैंने अंजलि भरकर अपने सूखे होंठ से लगा ली। इस अरण्य में मृत्यु तो निश्चित थी ही, तब क्यों तिल तिल कर तड़पा जाए। डिसूजा की भांति एक ही वन में मेरे भी प्राण क्यों न हर ले। किंतु वन्य झील का वो जल किसी वन कन्या के चित्त की ही भांति निर्मल, स्वच्छ एवं निर्दोष था। पीते ही मुझ में जैसे नई स्फूर्ति का संचार हो गया। जिस जल में विधाता ने युवा डिसूजा के लिए साइनाइड घोल दिया था, उसी में क्या मेरे लिए ब्रोमाइड मिला दिया? न जाने कब तक मैं उस चट्टान पर बेहोश पड़ी सोती रही। जब आंखें खुली तो 2 हेलीकॉप्टर हमारे दुर्घटनाग्रस्त वायुयान पर चील से मंडरा रहे थे। जब मुझे देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। मैं बच कैसे गई थी? काश मैं उस दिन नहीं बची होती। मेरे मन और शरीर की अवस्था फिर कैसी विचित्र हो गई कि मुझे लंबी छुट्टी लेकर घर आना पड़ा। जैसे चुपचाप निकल गई थी वैसे ही एक दिन लौट भी आई। मम्मी, डैडी, दीदी, किसी को भी मुझे अचानक देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा तो मैं नित्य ही किया करती थी, किंतु आश्चर्य हुआ मुझे ये क्या। सारी कोठी का फर्नीचर बदल गया है। कहीं 2-2 दर्जी बैठे शिफॉन नायलॉन की साड़ियों में फॉल लगा रहे हैं, कहीं गहनों के कैटलॉग फैलाए छोटी मौसी और मम्मी न जाने क्या क्या बता रही हैं। और दीदी, अब कैसे बताऊं आपको। पहली बार मुझे लगा कि आज तक आमने सामने खड़ी होने पर हम दोनों बहनें जो एक दूसरे का दर्पण बन उठती थीं, आज मेरे दर्पण का कांच मेरे सम्मुख खड़ी नियति के तप्त श्वास प्रश्वास से धुंधला पड़ गया है और दूसरे दर्पण का कांच धो पोंछ कर किसी ने झकाझक चमका दिया है। मुझे देखते ही लाल पड़ती लजाती नई दुल्हन सी दीदी अपने हाथ के नए कंकड़ ट्राई करने का अभिनय करने लगी और छोटी मौसी हंसकर बोली, लो बड़ी दिद्दा, आ गई आपकी लिज टेलर। वे हमेशा मुझे इसी नाम से पुकारती थीं। मम्मी का चेहरा मुझे देखते ही मलिन पड़ गया। लाख हो, आखिर 9 महीने मुझे गर्भ में धरा था। इसी से जननी के जन्मजात इंट्यूशन ने उन्हें सावधान कर दिया। खबरदार, दामिनी को इससे दूर रखना, अभागी मौका लगते ही उसे भी डस देगी। क्या बात है आज मौसी? मैं सब कुछ समझ गई थी, पर फिर भी अनजान बन मम्मी और दीदी को छेड़ने में मुझे जैसे आनंद आ रहा था। मूर्ख,
मौसी ने हाथ पकड़कर मुझे छाती से लगा लिया। घर भर में एक वही तो थी जो मुझे प्यार करती थी। तू घर में रहती ही कहाँ है जो तुझे कुछ पता चले? तेरी दीदी का ब्याह है परसों। चल अच्छा हुआ तू मरी साली का नेक बटोरने आ तो गई। बहुत दिनों की बुझी हुई ईर्ष्याग्नि फिर दब से जल उठी। जेठ की भट्टी की भांति इस नवीन ज्वाला की असह्य दहक मुझे दग्ध कर उठी। जिस व्यक्ति ने पहले मुग्ध होकर मुझे देखा था, जिसके निर्दोष बचकाने चेहरे की दूधिया झलक ने में पहले मेरे बंधनहीन अविवेकी चित्त को बांधा था, वो क्या दीदी को मिलेगा? सब कुछ दीदी को ही मिलेगा। मम्मी डैडी का दुलार, नानी का लाड़, प्रणयी का प्रेम और पति का साहचर्य। विधाता ने क्या आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ उसी के आंचल की गांठ में सहेज दिया? विवाह की तैयारियां संपूर्ण हो चुकी थीं। डैडी को इधर विदेशी अतिथियों के लिए होटल खोलने के लिए उदार अनुदान के रूप में 18 करोड़ रुपया एक साथ मिला था। मेरी अनुपस्थित में जैसे ग्रह के वैभव उदधि में समृद्धि का ज्वार भाटा उठाया था। तब क्या मैं ही इस घर की दुष्ट ग्रह थी? मैं इतनी बड़ी दुर्घटना को जीतकर अपनी मरणोन्मुखी उड़ान से सकुशल बचकर लौटी थी, किंतु किसी को भी मेरी कुशल क्षेम पूछने का अवकाश ही नहीं था। कभी कभी छोटी मौसी हाथ पकड़कर छोटा मोटा काम थमा देती, पर मम्मी तो मुझे कोई कार्यभार सौंपने से भी कतरा कर बच निकलती। एक बार जी में आया, दूसरे ही दिन फिर काम पर लौट जाऊं, पर लोग क्या कहेंगे? बहन की शादी के ठीक एक दिन पहले मैं क्या लाख चाहने पर भी कभी भाग सकती थी? हृदय की सारी कुढ़न हृदय में ही दबाकर मैंने दीदी की बारात देखी, फेरे देखे, और ठीक विदा से पूर्व छोटी मौसी की आनंदी चुटकी ने मुझे गुदगुदा भी दिया। आंखें खोलकर अंगूठा पकड़ना शहजादे, खुशबूदार पानजरदार गुलगुलाती मौसी ने दीदी के नौशे को छेड़ दिया। विदा के पहले हम तो इसकी जुड़वा को छिपा भी नहीं पाएंगी। तुम्हारी साली बड़ी चुहलबाज है, ऐसा न हो कि ठीक विदा के वक्त एक कमबख्त बेबी बहन की चूनर बदल तुम्हारे साथ चल दे। अपनी लड़कियों की सी रेशमी पलकें उठाकर शहजादे ने मुझे देखा तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। मुझे देखकर शायद वो बेचारा भी बुरी तरह चकरा गया था। सुनहरे सेहरे की रुपहली सुनहरी लटकनों के बीच उसका कश्मीरी गौर वर्ण लपटे सी मार रहा था। घबराइए मत जीजा जी, मैं अपनी दोनों सफ़ेद हथेलियां उसके सामने फैलाकर किसी हिप्पी छोकरे की सी धृष्टता से हंसने लगी थी। घर पहुंचकर किसी भी महत्वपूर्ण योजना से पहले दोनों हथेलियां उलट पलट कर ठीक से देख लीजिएगा, फिर कोई चूक नहीं होगी। ये देखिए। मैं झुकी, गठरी बनी दीदी की हथेली खींचकर उनके सामने फैला दी। मेहंदी लगी गोरी गोरी हथेलियों के उस विनोदपूर्ण प्रदर्शन ने पूरे कोबर को गुदगुदा दिया। शहजादे का चेहरा साली के उस उच्च स्तरीय मजाक से अबीरी बन गया। किंतु उस मेहंदी के रंग की क्या मैंने कोई जीवन भर की गारंटी दी थी? विदा के तीसरे ही दिन मैं एक बार फिर अपने घर से चुपचाप निकल गई, जहां न मेरे आने का स्वागत होता न विदा पर कोई समारोह। इस बार जानबूझकर ही मैं अरब एयरलाइंस में चली गई थी। नीचे मीलों तक फैली मरुभूमि जैसे किसी दर्पण में उभर उठी मेरे हृदय का प्रतिबिंब थी। उस अनजाने देश के अनचीने आकाश में स्वेच्छा से उड़ती मैं बड़ी दूर चली गई थी। फिर सहसा किसकी स्मृति, किसका आकर्षण मुझे चुंबक की भांति स्वदेश की ओर खींच ले गया। स्मृतियाँ भी क्या एकाध थीं? धूप की संदली खुशबू से मिला शहनाई के स्वर का सा जादू, या फिर सुनहले किम ख्वाब की अचकन में घुल मिल गया फूलों का गजरा, या सेहरे की फूलदार लड़ियों के बीच उठती गिरती रेशमी पलकों से छूटी किसी मृग शावक की सी भोली चितवन, जो कभी मुझे देखती और कभी दीदी को। उसी चितवन का मूक प्रश्न मुझे कभी कभी नीलांबर की गहन रिक्तता के बीच झकझोर व्याकुल कर देता। क्यों जी, किसे पसंद किया था मैंने, तुम्हें या तुम्हारी दीदी को? 11,000 फुट की ऊंचाई पर अपने सौंदर्य मणि की तीव्र किरणें छोड़ किसने पहले मेरी आंखों को चौंधिया दिया था, तुमने या उसने? मेरे जी में आता एक बार उसके सम्मुख एकांत में खड़ी होकर पूछ लूं, जिसे अनजाने में हृदय निवेदन किया था, क्या उसी को प्रणय निवेदन भी कर सके थे मूर्ख? किंतु मूर्ख वो था या स्वयं मैं? उस सौभाग्य ग्रास को नियति बड़े लाड़ दुलार से मुझे ही तो खिलाने आई थी। तब रूठे चिड़चिड़े बिगड़ैल बालक की भांति मैंने ही स्वयं मुंह बंद कर लिया था। अब यदि किसी ने हाथ बढ़ा के वो ग्रास अपने मुंह में धर लिया तो मैं जल भुनकर भी अब क्या कर लूँगी। पर मुझे ना जाने किस शैतान ने प्रेरणा दी और मैं फिर स्वदेश लौट आई। एरोड्रोम में पैर धरते ही चित्त में छिपा वही शैतान फिर मुझे मंथरा की सी ही कुटिल मंत्रणा देने लगा। क्यों ना सीधे दीदी के ससुराल जाकर उनसे मिल लिया जाए। जिया जी की पहली नियुक्ति ठाकुर नगर में हुई थी, ये मैं जानती थी। देखूं कृष्णानगर और कलकत्ते के बीच बसे उस ग्राम में हमारे गृह की राजकन्या का नाबालिग राजपुत्र कैसे राजदंड संभाल रहा है।
मैं पहुंची तो दिन डूब चुका था। डूबती संध्या के औदार्य ने ही शायद जानबूझकर मुझे उस भूल भुलैया के द्वार पर खड़ा कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि तब तक किसी भी जटिल छलनामयी योजना के आविर्भाव से मेरा चित्त म्लान नहीं हुआ था। अरे ये क्या, आप तो परसों लौटने को कह रही थी, आज ही कैसे लौट आई? मां जी की तबीयत कैसी है? एक बूटे से कद का बैरा मेरे सम्मुख खड़ा हो गया। तब क्या मम्मी बीमार थीं? चलूं साहब को खबर कर आऊं, सिन्हा साहब और जज साहब आए हैं। मैं उससे कुछ कहती इससे पहले वो अपने साहब को खबर कराया और खबर पाते ही अतिथियों सहित स्वयं साहब अपनी शरबती आंखों में स्वागत का जो मदमाता जाम भरकर मेरे सम्मुख खड़े हो गए, उसे पीते ही मैं लड़खड़ा गई। ये क्या मिसेज रैना, आपसे क्या एक दिन का बिछोह भी सहन नहीं हुआ? और फिर रसीले जज साहब ने ऐसी चुहल भरी चुटकी ली कि मैं लाल पड़ गई। चलो भाई सिन्हा, अब हमारे रैना साहब का एक एक पल छिन अनमोल है। कहते कहते वे किसी आवारा तांगे वाले के ही स्तर के अश्लील मजाक का चाबुक मारते सिन्हा साहब को अपने साथ खींच ले गए। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? मेरा कलेजा बुरी तरह धड़कता बार बार मुंह को आ रहा था। उधर प्रश्न पूछने वाले को फिर उत्तर पाने का धैर्य ही कहाँ था। उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं जिधर मुंह फेरती उधर ही उसके क्षुधातुर अधर मुझे घेर लेते। फिर मैं भी किसी सुपरसोनिक जेट की तीव्र गति में बंधी निस्सीम गगन की रिक्तता में किसी विहंगम नन्हे अस्तित्व का सा छोटा बिंदु बनती बनती अदृश्य हो गई। प्रत्येक पाप कर्म की खाई में कूदने से पूर्व मानव की अंतरात्मा उसके कानों के पास आकर कैसी चेतावनी देती है, इसका मुझे उस दिन स्पष्ट अनुभव हुआ। अंधी खाई के पहले जिस सोपान की मरीचिका को पहचान कर भी अविवेकी मानव नहीं पहचानता, उसी सोपान के मायावी अस्तित्व की ओर मेरी अंतरात्मा ने बार बार मेरा ध्यान आकर्षित किया, किंतु मैंने तब भी दोनों पैर उसी सोपान पर टिका दिए। उस गहराई में डूबी फिर क्या मैं लौट पाई? रात भर वो मुझसे ना जाने क्या क्या पूछता रहा। कैसी कैसी अटपटी अंतरंग बातों की प्रश्न शलाका मेरी मज्जा उधेड़ने लगी। एक बार मेरे जी में आया मैं बिस्तर पर बैठकर उससे सब कुछ कह दूं, किंतु जब जब मैं उठकर बैठती वो मुझे खींचकर बाहों में मसल अपने विचित्र प्रणय निवेदन से मुझे आश्चर्यचकित कर देता। हाय, ये क्या वही शर्मीला छोकरा है जिसके मुंह से बोल भी नहीं फूटता था और जो मुझे देखकर उस दिन लाल पड़ता किसी नवेली दुल्हन को भी मात कर गया था। मैं तब ये क्या जानती थी कि पुरुष संयमी संस्कारी होने पर भी रात की नीरव स्तब्धता में कभी सुंदरी सहचरी का साहचर्य पाते ही बन उठता है वार वनिता सा धृष्ट मुखर एवं निर्लज्ज। मेरा प्रणय बोलते बोलते फिर ऐसे सो गया जैसे कोई नन्हा बालक अपनी मनपसंद कहानी सुनते सुनते नींद में ढुलक पड़ा हो। बाहर की रोशनी के हल्के उजाले में उसका भूला चेहरा मैं देर तक देखती रही। क्या रंग था और कैसा नक्शा! उस पर उसके चिकने शरीर पर चांदनी भी फिसल रही थी। दीदी से अब ये बात छिपी नहीं सकती थी और एक बार पता लगने पर वो उसे कभी मेरी तरह एक साधारण घटना के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगी। दीदी मायके गई हैं, जान कर भी मैं क्यों नहीं लौट गई? जब भवानी बैरा अपने साहब को बुलाने गया, मैं भला भाग कर क्यों नहीं गई? जानबूझकर ही तो मैं आग से खेलने लगी थी। अब अपनी करनी भुगतनी ही होगी। मैं क्या जानती थी कि सुदर्शन व्यक्ति के हृदय की गहराई में मैं आकंठ डूबकर खो जाऊंगी। उसके जगने पर तो शायद कुछ नहीं कह पाऊंगी। क्यों ना उसके जगने से पहले उठकर मैं कलकत्ता लौट जाऊं। वहां जाकर दीदी से सब कुछ कह दूंगी। सब तो नहीं कहूंगी, कुछ तो छल बल के चातुर्य से छिपाना ही होगा। मैं दबे पैरों उठी। आईने में अपना चेहरा देखा तो दंग रह गई। क्या एक ही रात में मेरा चेहरा मुझे ही छलने लगा था? रस से छलकती मेरी आंखों को अब किसी सज्जा की अपेक्षा नहीं थी। मेरे रक्तिम अधरों से अब मेरे विदेशी लिपस्टिक के अक्षय कोश की एक भी रस रंजना शलाका होड़ नहीं ले सकती थी। मैंने बाल संवारे, एक बार फिर बड़ी ललक से दर्पण को निहारा और पलंग के पीछे बड़े चातुर्य से छिपाया गया एयर बैग निकालने झुकी। सहसा सोने वाले ने लपक कर मुझे फिर पलंग पर खींच लिया और पागलों की तरह चूमने लगा। तुम तो एक ही दिन में और भी सुंदर बनकर आ गई हो दामिनी, एकदम वैसी जैसी तुम्हें पहले दिन देखा था। मूर्ख, अरे मूर्ख, मैं मनी मन कहने लगी। तुम क्या कभी जान सकते हो कि आज तुम्हारे इसी कथन ने सब स्पष्ट कर दिया है। तुमने पहली बार देखकर जिसे पसंद किया था उससे तुम विवाह नहीं कर सके। दिन भर छुट्टी लेकर वो फिर मुझे उस प्रेम के रस सागर में डुबकियां दिलाता यथार्थ के धरातल से
किसी जन शून्य एकांत में खींच ले गया। यहाँ न पैरों तले धरती थी, न सिर के ऊपर आकाश। जहाँ किसी अदृश्य आम्र कुंज की अमराइयों में बैठी शत सहस्र कोकिलें एक साथ टहकती थीं, जहाँ किसी शून्य महल से टप टप टपकती अमृत बूंदों से नहाकर मैं निकली, तो वो कगार बड़ी दूर छूट चुकी थी, जहाँ इतने वर्षों से किसी ठूंठ वृक्ष सी ही खड़ी थी। दूसरे दिन का भोर समीप था। तब क्या रात्रि के इस अवसान के साथ ही मेरे एक दिन की बादशाहत मुझसे छिन जाएगी? जिस स्वर्ण सिंहासन पर बैठे 2 ही रातों में शाही फरमान लिखते लिखते मेरा हाथ सधने लगा था, वो क्या दीदी के आते ही मुझसे छिन जाएगा? अब एक ही उपाय रह गया था। आज दीदी 12 बजे तक लौटने को कह गई थीं। जैसे भी हो, उनके यहाँ आने से पहले मुझे वहाँ पहुँचकर उन्हें सब कुछ समझाना होगा। चाहे इतना मैं मन ही मन खूब समझती थी कि दीदी की सात्विकी तेज के सम्मुख मेरी छिछोरी दलील कभी टिक नहीं पाएगी। रोहित के दफ्तर जाते ही मैं जल्दी जल्दी बैग में कपड़े ठूंस रही थी कि मुस्कुराता भवानी पैरा आ गया। आपकी बहन साहब आ गई सरकार। भगवान कसम हुजूर, आपने पहले नहीं बतलाया होता कि हवाई जहाज में काम करने वाली आपकी एक जुड़वा बहन भी हैं, तो हम आज बेहोश हो जाते। बाप रे बाप, एकदम आपकी ही जैसी खड़ी हैं बाहर। कहाँ है? मैंने हड़बड़ा कर उठी। ओफ, ये मूर्ख क्या दूसरी बार मेरा सर्वनाश कर बैठा है। निश्चय उसने दीदी से भी कह दिया होगा कि मेम साहब भीतर हैं। अरे उन्हें मैं तो नीचे ही छोड़ आया, बेचारी रास्ता ही कैसे पहचानेंगी। वो दीदी को लेने पलटा ही था कि दीदी स्वयं बैग लटकाए मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। रास्ता मैंने पहचान लिया भवानी। उनके व्यंग, वेदना और क्रोध से नीले पड़ गए अधर बड़ी प्राणांतक चेष्टा से दबाए जा रहे हैं, ये मैंने देख लिया। भवानी, तुम लपक कर मेरी इस्त्री करने गई साड़ी को धोबी के यहाँ से लेकर आओ। मुझे भय हो रहा था कि कहीं भवानी की ही उपस्थित में दीदी फपक फपक कर न रो पड़े। उसके जाते ही मैंने द्वार बंद कर लिया। ऐसे अवसर पर मेरी प्रत्युत्पन्न मति एक बार फिर कुशल विमान परिचारिका से ही पैतरे बदलने लगी। मेरा अनुमान ठीक था। दीदी कटे पेड़ की सी ही तरह पलंग पर गिर पड़ी। वही पलंग उन्हें विवाह में मिला था। उसी शीशम में उनकी ना जाने कितनी मधुर स्मृतियां बसी थीं। आज उसी पलंग से स्वयं सहोदरा ने सौत बनकर उन्हें नीचे ढकेल दिया था। सिसकियों से उनकी दुबली देह रह रहकर कांपने लगी। जीवन में पहली बार मैं कुछ पलों तक हाथ बांधे खड़ी ही रह गई, पर फिर मैंने कंठ स्वर को वैसा ही बुजुर्गाना बना लिया जिसके चाबुक मार मैं प्रायः अपने से घंटा भर बड़ी दीदी को अपनी घंटा भर छोटी भगनी बना लेती थी। मूर्ख मत बनो दीदी, जो होना था सो हो गया। तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, जब मैं यहाँ आई तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम कलकत्ता गई होगी। फिर तुम्हारा वो मूर्ख बहरा मुझे मेम साहब कहता तुम्हारे मूर्ख साहब के पास खींच ले गया, और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, विषम परिस्थितियों के गेहूं के साथ मैं घुन बनी पिस गई। दीदी उठकर बैठ गईं। उनका आंचल आंसुओं से भीग गया था। अश्रुसिक्त आंखों से मुझे देखकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, उसका इतना बड़ा सर्वनाश करके भी तू उसे मूर्ख कहती है? उत्तेजित होने पर दीदी कभी जोर से नहीं बोलती थी। अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को गुस्सा आने पर मैं हथेली पर चल रहे जुओं का सा ही बीन सकती हूँ। डैडी कभी मूड में आने पर कहते, गुस्सा आने पर एक तो चीख चीख कर अपना ही रक्तचाप बढ़ाती है और बूढ़े बाप का भी, और वहीं गुस्सा आने पर दूसरी बन जाती है और भी ठंडी, जैसे लू में बाहर धरी सुराही। ठीक है, मैं झुंझला कर कहती, बाप और मम्मी उसी सुराही का ठंडा पानी पी लें। किंतु कहाँ पीने दिया मैंने। लात मार कर मैंने ही तो सुराही तोड़ दी। देखो दीदी, बचपना मत करो। मैंने दीदी की पीठ पर हाथ धरा तो वे ऐसे तड़प उठी जैसे मैंने उन्हें गर्म लोहे से दाग दिया हो। मैं अभी जा रही हूँ। रोहित 1 बजे घर आएगा, तब तक मैं मायके पहुँचकर अपने को एडजस्ट कर लूँगी। तुम ससुराल में पैर फैला लेना। और दीदी ने मेरे हाथ से बैग छीन लिया और उठ गई। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। नॉट आफ्टर दिस। उनका गला भर आया। आफ्टर व्हाट? इस बार मेरे धृष्ट प्रश्न का जो उत्तर उनकी शांत तरल दृष्टि ने दिया, उसके सम्मुख मेरी व्यवहार कुशल जिह्वा के सब झूठे गवाह एक साथ ढेर हो गए। डोंट बी सिली गूफ। मैंने फिर उन्हें पलंग पर ढकेल दिया। तुम्हारा मूर्ख पति तुम्हें ही मुबारक हो। दीदी फिर तड़प कर उठ गई। तूने उसे फिर मूर्ख कहा? क्यों? मैं एक बार फिर अपनी निर्लज बेहया हंसी से मरे सांप की आंखें कोंच उठी। मूर्ख ना होता तो इतनी बड़ी भूल करता? आई कैन स्यू हिम। चतुर ग्वाला तक अपनी गाय का दूध पहचान लेता है। गूंगे पशु भी अपने स्वामी को पहचान कर चुपचाप उसके पीछे चल देते हैं दीदी। पर जब तीसरी बार भी ढकेल दिए जाने पर दीदी मेरा बैग लेकर जाने को उद्यत हुई तो मुझे क्रोध आ गया।
विनती चिरौरी तो मैंने अपने बाप की भी नहीं की थी। ओफ, हम स्त्रियां कभी सामान्य सी ही सनक सवार होने पर स्वयं अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार लेती हैं। एक सम्राट की सम्राज्ञी जब स्वयं ही रूठ कर अपना सुहाग ले रही थी, तब मैं भला कर ही क्या सकती थी। दीदी चली गई। भवानी ने लौटते ही मुझे अकेली देखा तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सरकार माफ करें, पर हुजूर मेम साहब हैं या हवाई जहाज वाली बहन? अरे, वे चली गईं बिना खाना खाए। उन्हें नौकरी पर आज ही वापस जाना था भवानी। अपने शांत संयम स्वर में दिए गए सधे उत्तर को सुन मैं स्वयं ही चौंक पड़ी। रोहित दफ्तर से लौटा और मुझे देखते उसका सुंदर चेहरा खिल उठा। मैं फिर दीदी का म्लान वेदनाक्रांत चेहरा भूल भाल कर रह गई। किंतु उसी क्षण से दीदी के मुँहे चाम की सांस रह रहकर मेरे सौभाग्य लौह को भस्म करने लगी। दीदी अपने इस ससुर ग्रह के लिए मर खप चुकी थी, किंतु कहते हैं कि आत्मघाती प्रेतात्मा रह रहकर अपने ग्रह में मंडराती रहती है। मन के अधूरे अरमान लेकर स्वयं ही उन्होंने अपने प्राण ले लिए थे। इसी से उनकी अतृप्त आत्मा बाहर भीतर जाते मुझे छलने लगी। कभी मुझसे कोई चूक हो जाती और कभी दीदी की अनजान गृहस्थी की असंख्य देहरियों में ठोकरें खा खा कर मैं गिर पड़ती। खाने की मेज पर उसी दिन मैंने कटी प्याज की प्लेट रोहित की ओर बढ़ा दी तो वो आश्चर्य से मुझे देखने लगा। क्या हो गया है तुम्हें दामिनी? 3 महीने बाद आज फिर वही भूल कर रही हो जो शादी के दूसरे दिन की थी। मुझे प्याज से एलर्जी है, ये क्या आज भूल गई? मैंने हड़बड़ा कर प्लेट हटा दी। फिर भवानी ने कहा, मेम साहब दूध का हिसाब कर दें। मैं फिर बौखला गई। क्या पता दीदी दूध का हिसाब किस कमबख्त कॉपी में लिखती थी। और फिर धोबी, कैंटीन, न जाने दीदी को कितने हिसाब एक साथ किसी शत्रु पक्ष के इन्फेंट्री के सधे निशानेबाज गनर्स बने मेरी और घातक बम गोले छोड़ने लगे। पर मैं भी किसी बाबर की तुलगमा गोलंदाजी सीखी दुस्साहसी तोपची बन गई थी। दूध वाले से कह दो कॉपी कहीं खो गई है, खुद हिसाब बता दे। मैं अपने जवाबी हमले से दुश्मन के दांत खट्टे कर देती। धोबी से कहती तुम कपड़े बोलते जाओ, मैं मिलाती जाऊंगी, और कोरी कॉपी में कलम चलाने लगती। 1-2 बार मैंने रोहित की संदिग्ध दृष्टि को देखकर भी अनदेखा कर दिया। दीदी को मैं जन्म से ही नहीं, माँ के गर्भ से भी जानती थी। वे क्या उन कूड़ मगज थुलथुली गृहिणियों में से थीं जिनकी चाबी के गुच्छे और हिसाब की कॉपियाँ आए दिन खोती रहती हैं। वैसे मैं तो सोचती हूँ जिस स्त्री का चाबी का गुच्छा जीवन में एक बार न खोया हो वो स्त्री कहलाने योग्य नहीं है। स्वयं मेरी चाबी सप्ताह में 5 दिन खोती रहती थी। बाएं पैर की एक चप्पल यदि एक कमरे में होती तो दाहिने पैर की चप्पल दूसरे में। तेरा विवाह होगा तो तेरा दूल्हा अपने कर्मों को रोएगा बेबी, दीदी कहती। तेरी कैसी फुहड़ गृहस्थी होगी मैं सोच सकती हूँ। तो तब सुन लो दीदी, मैं कहती, मैं ऐसा पति ढूंढूंगी जिसे एक आदर्श प्रेमिका की खोज होगी, एक आदर्श हाउसकीपर या मैट्रन की नहीं। पर रोहित का बार बार काग दृष्टि से मुझे देखना जैसे अब कुशल प्रेमिका को आदर्शों से विचलित करने लगा था। मुझे लगा कि चतुर शिकार ने अदृश्य मचान पर डटी नियति को देख लिया है। अब उसकी लोलुप आंखें पेड़ के तने से बंधे पुष्ट पाठे पर पड़कर भी नहीं पड़ना चाहती। रात को चुपचाप आकर मेरे पार्श्व में लेट गया। न उसने मुझे पुकारा, न अपने स्वाभाविक अधैर्य से मुझे बाहों में ही खींचा। रात भर उसकी बदलती करवटों, बड़े यत्न से दबा कर ली गई जम्हाइयों एवं लंबी लंबी सांसों को सुनती मैं समझ गई थी कि मेरे बगल में सोने वाले की आंखों को भी मेरी ही तरह मायावी निद्रा छल रही है। सुबह वो गुमसुम बना नाश्ते से खेल सा करता उठ गया। शायद दीदी ही उसके कपड़े भी निकाला करती थी। इसी से न जाने कब क्या भूल कर बैठूं, ये सोचकर मैं बड़े छल बल से उसके ठीक तैयार होने से पहले ही नहाने खिसक जाती। पर निरंतर 3-4 दिन तक एक ही आशय की फर्जी अर्जी दी व्यर्थ बीमारी का बहाना बनाने वाले कर्मचारी को भला कौन अफसर नहीं पकड़ लेता। मैं फिर खिसकी। लौटी तो लगा वो मुझे बड़े संदेह से घूर रहा है। वो दफ्तर गया तो मेरी जान बची। मैं दोनों हाथ से अपने उत्तेजित ललाट शिराओं को दबाती बिस्तर पर बैठी ही थी कि द्वार भड़बड़ा कर खुल गया। अस्त व्यस्त साड़ी संभालती हांफती मम्मी मेरे सामने खड़ी थी। ये क्या मम्मी तुम? मैं कहने ही जा रही थी, 3 ही महीने में तुम कितनी दुबली हो गई हो मम्मी। तभी मैंने अपने को याद दिलाकर सावधान कर दिया, तुम कामनी नहीं दामनी हो मूर्ख। कुर्सी खींचकर मम्मी स्वयं ही बैठ गईं। उनका ऐसा थका पीला चेहरा तो तब भी नहीं था जब उन्हें दिल के दौरे का पहला झटका पड़ा था। क्या बताऊं, अभी अभी पता लगा और मैं भागती तेरे पास ही आई। भरा कलेजा धक धक कर उठा। ओफ, तब क्या मूर्ख दीदी ने सब कुछ मम्मी से भी कह दिया।
तेरे डैडी दिल्ली से आए हैं और लौटने पर उनसे कहूँगी भी क्या? आंधी तूफान सी तो हमेशा ही लौटती थी, पर इस बार उसे देखते ही मेरा कलेजा काँप उठा था। वो तो बेबी नहीं, जैसे तू ही लौट आई थी। तेरे डैडी नहीं होते तो मैं हमेशा एक ही सब्जी बनाती हूँ। उस दिन भी लौकी की सब्जी बनी थी। और दिन होता तो मुझे चीर कर धर देती। मम्मी, तुमने फिर लौकी का अपना अलौकिक साग बना दिया। पर एक शब्द भी नहीं कहा छोकरी ने, चुपचाप गर्दन डाले खाती रही। कितने दिन की छुट्टियां मिली हैं? मैंने पूछा तो कहने लगी, मम्मी नौकरी छोड़कर आ गई हूँ, अब छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। और फिर दोनों हाथों से मुंह ढाँप कर सिसकने लगी। 10 महीने घर में रखा, पर आज तक जिसकी एक चाल भी कभी नहीं समझ पाई, वो एक बार फिर पहेली बुझाने चली आई है। मेरा माथा तो उसे देखते ही ठनक गया था। आखिर लाख हो, माँ हूँ, क्या इतनी भी नहीं समझ सकती? कभी नींबू चाट रही है, कभी दिन दिन भर अलसाई पड़ी सो रही है, कभी गुसलखाना बंद कर उल्टियाँ कर रही है। मैंने पूछा तो फिर रोने लगी। यही डर तो मुझे हमेशा था दम्मो, कि छोकरी एक दिन ऐसे ही बाप की नाक कटवाएगी। मम्मी फिर से सकने लगी। कई बार पूछा, पुचकारा, फुसलाया, पर कुछ नहीं कहती। मैंने कहा, उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी क्या बिगड़ा है? मुश्किल से दूसरा महीना होगा। कहने लगी, मम्मी मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? मेरे जी में आया छोकरी को एक झापड़ धर दूं। क्यों? क्या वो आवारा शादीशुदा है? कुछ भी नहीं बोली, बस नीम के पेड़ को देखती रही। मुझे भी गुस्सा आ गया, खूब जली कटी सुनाती रही, पर वो तो जैसे मिट्टी की मूरत बन गई थी। ऐसा बेदाग खानदान है हमारा। तुम दोनों को मैंने ऊंची से ऊंची शिक्षा दी, कभी कमीनी सोबत में उठने बैठने नहीं दिया, फिर ये सब कैसे हो गया? हाय, मैं समधियाने में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? मैंने बौखलाकर छोकरी के कंधे झंझोड़ दिए। तब अपने डैडी के घर लौटने से पहले उसी के पास चली जा। नहीं मम्मी, अब मैं उसके पास नहीं जा सकती। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर तो मैं तेरे पास भागी आई हूँ। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी घट रही है। जलती आग में हाथ डालने पर भी आज मेरा हाथ क्यों नहीं जलता? अगले महीने तेरे डैडी के होटल का गृह प्रवेश है और उस हरामजादी ने उन्हें बुढ़ौती में ये तोहफा दिया। चिंता मत करो मम्मी, मैंने एकदम दीदी का अभिनय किया। तुम घर लौट जाओ, पुरोहित आता ही होगा। तुम्हारी आंखें एकदम सूज गई हैं, अभी उससे ये सब छिपाना होगा। मैं शाम को घर आकर सब ठीक कर लूँगी। मम्मी ने बहुत दिन बाद मुझे छाती से लगाकर मेरा हाथ चूमा और रूंधे स्नेह विगलित स्वर में कहने लगी, मैं जानती थी तू ऐसा ही कहेगी। तूने कभी क्या मुझे एक दिन का भी सिरदर्द दिया है? उस बज्जात का सब अन्याय हमेशा अपने ऊपर ही ओढ़ा है। न चाहने पर भी मेरे अधर व्यंग्यात्मक स्मित में खिंचकर रह गए। ठीक ही तो कह रही थी मम्मी। क्या वे कभी जान पाएंगी कि उनकी 2 जुड़वा बेटियों में से इस बार कौन किसका अन्याय ओढ़ रही है? योजना बनाकर निश्चय कर लेने में मुझे कभी विलंब नहीं होता था। ठीक है, रोहित को चाय पिलाकर आज अकेले ही सिन्हा के यहाँ टेनिस खेलने भेज। मैं 4 बजे की लोकल से कलकत्ता चल दूंगी। हर 10 मिनट पर ठाकुर नगर से कलकत्ता को रेलगाड़ियाँ छूटती हैं। वहाँ जाकर फिर अपने सनकी सहोदरा को पकड़कर यहाँ लाना होगा। फिर जैसे चतुर बंदी अपने वागजाल में अपने प्रहरी को उलझा उसे अपनी वर्दी पहना उड़नछू हो जाता है, वैसे उसे रोहित के कमरे में ढकेल मैं पुनः साली के चोले में लौट आऊँगी। किंतु ये सब क्या इतना ही सहज था? रोहित लौटा तो सिर दर्द से तड़प रहा था। मेरी गोली निकाल दो, आज फिर वही दर्द शुरू हो गया है। वो लेट गया और मैं एक बार फिर दीदी की गृहस्थी के गोरख धंधे में फंस गई। कौन सी गोली लेता है वो? तब क्या वो मायोपिक है? ऐसा दर्द जो उसे अक्सर होता था, दीदी क्या करती होगी? क्या वो सिर दबाया जाना पसंद करेगा? हवाई यात्रा में तो मेरा ऐसे सिरदर्द के रोगी से पाला पड़ा था और वो सिर दबाने का प्रस्ताव सुनते ही लीव मी कहता कटखने कुत्ते सा ही मुझे काट खाने को दौड़ा था। गोली तो मुझे मिली ही नहीं। मैंने डरते डरते कहा तो वो क्या कहता शेर बबर सा ही गरजता मुझे अपनी आग्नेय दृष्टि से भस्म कर उठा और सामने आले पे धरी शीशी उठा लाया। फिर गुस्से में भरभरा कर बिना मुझसे पानी मांगे स्वयं ही फ्रिज से पानी लाया, गोली गुटकी और लेट गया। एक बार फिर मेरे जी में आया कि एक छलांग लगाकर उस घुटन भरे कमरे से बाहर भाग जाऊं, पर जाती भी कैसे? द्वार पर दरबान था, गर्मी के दिन थे, ड्राइवर भवानी सब कतार बांधे बाहर सो रहे थे। मैं चुपचाप लेटी रही। ठीक आधी रात को जगकर बैठ गया। दामनी वह मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? चलो जाम पोखर में तैराएं। मैं चौंकी। कहता क्या है? आधी रात को 4 मील दूर उस बीहड़ जंगल में जाएं? पर उसकी किसी बचकाने उत्साह की छूत मुझे भी लग गई। एक बैग में तौलिया कपड़े ठूंस वो मुझे अपने साथ खींच ले गया। कार निकलते ही भवानी आंखें मलता आ गया।
इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं सरकार? क्या माँ जी की तबीयत फिर खराब हो गई? नहीं भवानी, हम घूमने जा रहे हैं। वो तेजी से कार निकाल ले गया और जाते जाते मैंने नौकर की दबी हंसी के बीच भवानी का कंठस्वर भी सुन लिया। नई नई शादी है भाई, इसमें क्या रात आधी रात देखी जाती है। रात सचमुच आधी बीत चुकी थी। सुपारी ताड़ के झुरमुट पार कर हम दोनों पोखरे के पास पहुंच गए। आप तो बंगाल में रही हैं, उन पोखरों का आकर्षण तैरने वाले के लिए कैसा जबरदस्त होता है, ये तो आप जानती ही होंगी। फिर ठाकुर नगर का वो जाम पुकुर सचमुची प्रकृति की अनुपम कलाप्रियता का एक बेजोड़ नमूना था। आर पार प्रहरी से खड़े दो विशाल जामुन के पेड़ थे और उनकी घनी शाखाएं बड़ी दूर जाकर आधे पोखर तक पहुंचकर एक दूसरे से हाथ मिलाते मिलाते ठिठक कर रुक गई थीं। नीले बड़े बड़े जामुनों की नीली छाया ने पोखर को भी नीलकंठ बनाकर रंग दिया था। तट पर खड़े दो ही जामुन के भीम वृक्षों ने तरण तनुजा तट तमाल तरवरों की शोभा भी फीकी करके रख दी थी। रोहित ने मेरे ही सामने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए तो मैं कटकर रह गई। फिर ट्रंक्स पहनते ही छपाक से जल में कूद किसी पेशेवर तैराक की भांति लहरें काटता पोखर के बीच पहुंच गया। अचानक उसने मुझे वहीं से पुकारा, क्या कर रही हो वहाँ खड़ी खड़ी, आओ ना जल्दी। एक क्षण को मैं उस मधुर आह्वान के इंद्रजाल में फंसी गई थी। फिर मैंने अपना चेहरा कठोर बना लिया। मेरा अनुमान ठीक ही था, वो यही मेरी अग्नि परीक्षा लेने तो आधी रात को इस पोखर तक मुझे खींच लाया था। मैं जानती थी कि कितनी ही बार सिखाए जाने पर भी दीदी कभी तैरना नहीं सीख पाई। निश्चय ही तुम्हें पहले जन्म में किसी हड़के कुत्ते ने काटा होगा। मैं कहती तभी तो इस जन्म में भी तुम्हारा हाइड्रोफोबिया नहीं गया। पर मेरे हाथ पकड़कर सिखाए जाने का आश्वासन पाकर भी दीदी किनारे पर ही रॉड थामे पैर पटकती रहती। तुम जानते हो रोहित, मुझे तैरना कभी आ ही नहीं सकता, मैंने कहा और किनारे पर ही धम्म से बैठ अपने पैर जल में डुबो निरर्थक छप छप करने लगी। क्या? वो तेजी से तैरता फिर मेरी ओर लपक आया। 3 महीने में मेरे साथ न जाने कितनी बार इसी पोखर में मछली सी तैर चुकी हो। स्वयं मैंने तुम्हें तैरना सिखाया है और तुम कहना क्या चाहती हो कि 3 ही दिन मायके रहकर सब भूल भाल आई हो। मैं अब और बुरी तरह उलझन में फंस गई। अब क्या डरपोक दीदी को उनके इस नटवर नागर ने प्रेम के लाइफ जैकेट में बांध तैरना सचमुच ही सिखा दिया था या बातों के विभ्रम में बांधता वो मेरी परीक्षा ले रहा था। मैंने इस बार क्रमशः निकट आ रहे उस भोले चेहरे को ध्यान से देखा, किंतु इस निष्पाप चेहरे की निर्दोष अभिनय कला ने जैसे अपना चरम बिंदु पा लिया था। आओ दामिनी, बैग में तुम्हारा स्विमिंग सूट भी लाया हूँ। इस बार मुस्कुराकर उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और उस आह्वान को फिर मैं टाल नहीं सकी। मैंने बैग में हाथ डाला, छोटी सी बिकनी भी मिल गई तो मैं आश्वस्त हो गई। ठीक ही कह रहा था वो। दीदी ने भी शायद इसी जल में फैली उन मोहक बाहों के बंधन में बंधने को तैरना सीख लिया होगा। मैंने बिकनी पहनी और छपाक से कूद गई। मैं जितनी तेजी से अपने प्रेमी की ओर बढ़ती वो उतनी ही तेजी से पीछे खिसकता, जामुन की टहनियों के गहन जाल में खो जाता। पोखर का जल भयावह रूप से गहरा लग रहा था, किंतु बंगाल के किसी भी खतरनाक पोखर का गहरा जल मुझे कभी आतंकित नहीं कर पाया था। एक घनी छाया में छिपे अपने नंद किशोर को मैं हंसती हंसती बाहर खींच लाई। नीले जामनों की छाया से प्रतिबिंबित नीलाभ जल में आधी डूबी उसकी गोरी देह मुझे बांध गई। उस अपूर्व श्याम हरित द्युति को देख मैं अपनी सुदबुद्धि खो बैठी। तुम कितने सुंदर हो रोहित, मैंने उसके नग्न वक्ष पर अपना भीगा माथा टिका दिया। दोनों कांपते हाथों से उसने मुझे उसी क्षण दूर ढकेल दिया। तुमने मुझे छला है, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, कहता वो तेजी से तैरता किनारे की ओर बढ़ गया। ओह, उसे छलने वाली मैं ही क्या अंत तक चली गई। शिथिल मंद गति से तैरती मैं किनारे तक आई तो वो भीगी ही देह लिए जामुन तले बैठा था। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। टटोल टटोल कर मैंने कपड़े पहने, फिर उसकी ओर तौलिया बढ़ाकर कहा, रोहित, दोष मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा। तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर ही कब दिया। फिर दीदी के आने पर उसने बीच में ही मुझे रोककर मेरे दोनों कंधों को पकड़ जोर जोर से हिला दिया। क्या वो आई थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब वो क्या सचमुच ही दीदी को प्यार करता था? हाँ, दीदी आई थी, मैंने कहा। मैं उससे सब कुछ कहकर लौट जाना चाह रही थी, पर उस मूर्ख के दिमाग में सनक जो सवार थी बोली, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, पर अब उसे लौटना पड़ेगा रोहित। इसी से कह रही हूँ कि इस बुरे सपने को भुलाकर लेट अस पार्ट एज फ्रेंड्स। मैंने अपने हृदय की वेदना को दूर ढकेला और अपने सबसे मोहक स्मित से चेहरा संवार अपना हाथ बढ़ा दिया।
किंतु मेरा हाथ उस तक पहुंचा भी नहीं था कि वो चीखा। उस अंधकार को चीरता एक भयावह भुजंग सरसराता हम दोनों के बीच से निकल गया। मुझे काट लिया है, कोबरा था, ओफ! वो बुरी तरह घबरा कर हकलाने लगा और फिर वो पैर का अंगूठा पकड़कर तड़प उठा। तभी उसके नीले पड़ रहे चेहरे को देखते ही मेरे मन का चोर जग गया। इसे कोबरा ने नहीं, तूने डसा है विष्कन्या। कोबरा तो निमित्त मात्र था, दीदी ही जैसे मेरे कान में आकर कह गईं। ठीक ही था, मैंने ही तो पोखर के बीच उसे अनजाने में डस लिया था। तुम कितने सुंदर हो रोहित। मैं हड़बड़ा कर उठी, उसकी अचल देह को खींचकर मोटर में धरा और पागल होकर तीव्र वेग से कार भगाती घर आई। फिर यंत्र चालित पुतली की भांति मैं सब कुछ करती चली गई। कलकत्ता को ट्रंकाल किया। खबर पाते ही छोटी सी बस्ती उलट पड़ी थी। उधर डैडी मम्मी आए और साथ में आई दीदी। वो एक प्रकार से निर्जीव पड़ा था। डैडी ने सिर पर हाथ धरा, नब्ज देखी तो उसकी चेतना लौट आई। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, उसने कहा और डैडी का अनुभवी चेहरा गंभीर हो गया। डैडी के साथ दो डॉक्टर और भी आए थे। एंटी वेनम भी था और साथ थी सामान औषधियाँ, किंतु अपनी मृत्युंजयी औषधि मंजूषा को उलट देने पर भी डैडी उसकी उल्टी पुतलियाँ नहीं पलटा पाए। हार कर डैडी ने कमरे में लगी पूरी भीड़ को बाहर हटा दिया। कमरे में हम पांचों रह गए थे। दाईं ओर मैं खड़ी थी, बाईं ओर थी दीदी। पायताने की कुर्सी पर मम्मी बैठी थी, थकी हारी और बुझी। केवल डैडी ही आसन प्राय मृत्यु से जूझकर हाथ बांधे बंदी बने किसी पराजित वीर सेनापति के से सतर कंधे किए चुपचाप खड़े थे। अचानक उनकी सारी देह कांपी। न जाने किस अज्ञात प्रेरणा ने उनकी गर्दन को एक झटका दिया और वो स्वयं ही दीदी की ओर मुड़ गया। फिर टटोल कर दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दामिनी तुम ही हो ना, बोलो बोलो। डैडी मम्मी दोनों आश्चर्य से कभी मुझे देखते कभी दीदी को। ये जाते जाते कैसी भयानक भूल कर रहा था उनका दामाद। यह तो दामिनी नहीं, कामनी है रोहित। डैडी की वज्र हुंकार एक तीखा बाला बनकर मेरी छाती में धस गई। नहीं नहीं, इस बार दीदी हम सबकी उपस्थित से एकदम ही उदासीन हो उठी। वही दीदी जो डैडी मम्मी के सामने कभी अपने दूल्हे से हंसकर भी नहीं बोली थी, उसकी चौड़ी छाती पर सिर टिकाकर अपने सदा के मीठे शांत स्वर में कहने लगी, मैं दामिनी ही हूँ रोहित, दामिनी। विदा की वेला शायद दीदी की लज्जा, संकोच या मिथ्या छलना से बोझिल नहीं बनना चाहती थी। वो हंसा। मृत्यु पथ के उस यात्री की उस करुण हंसी को संसार की कोई भी भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। यदि मैं चित्र भी बना सकती तब भी उन वेदनाक्रांत दोनों नीले चेहरों के लिए शायद मुझे वैसा रंग नहीं जुटता। नीले पड़ गए अधरों की वेदना, न चाहने पर भी हो रहे बिछोह की विवशता और दीदी के काले बालों पर धरा कांपता वो हाथ जो पहले दिन उसी पलंग पर ठीक वैसे ही मेरे बालों पर आकर कांपा था। तैरने चलोगी दामिनी? मम्मी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उनका वात्सल्य, स्नेह, सहानुभूति उनकी अश्रुसिक्त आंखों से सहस्र धाराओं में फूटकर वेगवती नदी की धाराओं की ही भांति दीदी के विषाद उदधि में एकाकार होने भागी जा रही थीं। डैडी ने बढ़कर दीदी को संभाल लिया था। अकेली मैं ही किसी खूनी अपराधिनी सी सिर झुकाए खड़ी थी। न मेरा कोई वकील था, न गवाह, न किसी दयालु मित्र की जमानत के औदार्य की आशा। दामिनी धीरज धरो बेटी, डैडी कह रहे थे और ये सुनकर मम्मी पलक झपकते ही सब समझ गईं। फिर ठीक जैसे बिल्ली किसी को देखते ही चट अपने मासूम बच्चे को मुंह में दाबे किसी कोने में छिपने चल देती है, उन्होंने झपट कर दीदी को खींच लिया। ऐसी अवस्था में उससे मत चिपट बेटी। जो चला गया, क्या तू अब उसके साथ जा सकती है? तुझे तो अब एक दूसरे के लिए पृथ्वी पर रहना होगा। नहीं नहीं, दीदी जैसे पगला गई थीं। उनकी चीख सुनकर बरामदे में खड़ी पूरी भीड़ कमरे में घुस आई। देखते ही देखते वो अनुभवी इष्ट मित्र जिन्होंने 3 महीने पूर्व डोली, सेहरे और गजलों का सरंजाम किया था, अब बांस, कफन और शमशान की बातें करने लगे। नहीं नहीं, दीदी फिर चीख उठी, मैं रोहित को नहीं जलाने दूंगी। मूर्ख दीदी शायद तब भी सोच रही थी कि जल प्रभावित होने पर उनका सुदर्शन भुवाल सन्यासी एक दिन हंसता हंसता फिर सेहरा बांध उसके द्वार पर खड़ा हो जाएगा। कोई पछाड़े खाती दीदी को संभाल रहा था, कोई उन्हें पंखा झल रहा था, कोई ठंडे पानी के छींटे से उन्हें होश में ला रहा था। किंतु एक और थी जो होश में रहकर भी बेहोश थी, जिसके हृदय में उठा वेदना का ज्वार भाटा उसे सिर से पैरों तक कपा रहा था, जो चाहती थी कि एक बार, केवल एक बार वो भी उस चौड़ी छाती पर सिर टिकाकर कह ले, रोहित दोष मेरा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैंने भी तुम्हें प्यार किया था। पर मेरी चिंता ही किसे थी? मुझे लगा जैसे मैं रामायण की मंथरा हूँ। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही भीड़ का क्रूर घेराव
मेरी धज्जियां उड़ा देगा। मैं चुपचाप निकल आई। धरा थी मेरी जन्म की बैरन और उदार आकाश था मेरा विपत्ति काल का मित्र। इस बार भी उसने मुझे बाहें बढ़ाकर ऊपर खींच लिया। 1 वर्ष बाद मैं लौटी भी तो घर से दूर दूर भटकती रही, किंतु घर वालों का मोह क्या सहज में छूटता है। एक दिन मद्रास में ही छोटी मौसी मिल गई। उनके पति परिवहन मंत्री हैं, दिन रात विदेशों में घूमती रहती हैं। उन्होंने बतलाया कि डैडी का होटल भी खूब चलता है और प्रैक्टिस भी। दीदी का बेटा एकदम रोहित पर गया है, सुनहले बाल और कंजी आंखें। दीदी से कहता है माँ, मम्मी से नानू और डैडी से डाडा। कभी कभी सोचती हूँ मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, माँ या मौसी। कहीं अपने पिता की भांति हम दोनों जुड़वा बहनों की भूल भुलैया में भटक गया, या कहीं उस गुलगोथने कंजी आंखों पर सुनहले बालों वाले शिशु को देखकर मेरे ही मुंह से वाह निकल गया। तब इसी से ना मैं घर गई ना कभी घर जाऊंगी। परसों फिर अपने उदार मित्र की बाहों में उड़ती उड़ती खो जाऊंगी। चलिए, मन एकदम हल्का हो गया आज। इतने दिनों से सोच रही थी कि कोई रस सिद्ध श्रोता मिले तो सही। आइए अब आपको घर तक छोड़ दूं। संध्या हो गई और वो पगडंडी बड़ी अंधेरी है। वो एकदम स्वाभाविक रूप से हंसती हंसती खड़ी हो गई। समय कितनी जल्दी बीत गया था। हाथ की घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। मेरे पति दौरे से लौट आए होंगे और पुत्र स्कूल से। चाबी का गुच्छा तो मेरे ही पास था। सब झुंझलाकर मुझ पर बरसेंगे तब क्या कहूँगी उनसे। पर मेरी सुंदरी संगनी आगे आगे चलती मुझे ऐसे लिए जा रही थी जैसे सामने का बंगला मेरा नहीं उसी का हो। आज भी जब उस म्लान संध्या का स्मरण करती हूँ तो उसके विशैले दंत क्षत एक बार फिर उभर आते हैं। अरण्य में खड़ी मेरी वो कोठी निसंदेह अय्यार पाटा में इकबाल की सी परियां कतार अंदर कतार खड़ी कोठियों के बीच सबसे भड़कीली परी थी। फिर उसका सौंदर्य संध्या होते ही किसी पेशेवर बनी ठनी कोठेवाली के सांध्यकालीन सुभग सौंदर्य की ही भांति और अधिक मोहक बन उठता था। उस दिन भी चीना पीक से छन छन कर आती डूबते सूर्य की प्रौढ़ लालिमा उसे आपात मस्तक रंग गई थी। इधर मकान मालिक मुझे कोठी छोड़ने के कई अशिष्ट नोटिस भी दे चुके थे, किंतु हाथ से निकल गए आवारा पुत्र की ही भांति एक बार किराए पर उठ गई सुदर्शन कोठी भी सहज में नहीं लौटती। फिर जैसे क्रोध में बौखला गया पति कभी कभी प्राणाधिका सुंदरी पत्नी की नाक काट स्वयं ही उसके सौंदर्य की धज्जियां उड़ा देता है, उन्होंने अपनी ही कोठी का वामांग कुत्सित बनाने को खिड़कियां द्वार नोच नाच कर मुगलों द्वारा लूटे गए किसी मंदिर सा ही श्रीहीन बना दिया था। पर सुंदर देवस्थल क्या कभी श्रीहीन हो सकता है? स्ट्रीपटीज पर निर्लज्ज खड़ी किसी विदेशी सुंदरी सी वो अट्टालिका जैसे उस लूटपाट के पश्चात और भी आकर्षक बनी मुस्कुराने लगी थी। टूटी ऐतिहासिक बेली गारस सी उसकी तुंग कुचा मीनारें शायद उस दिन उसकी कलाप्रिय दृष्टि को भी बांध गई। वाह वाह, क्या आलीशान बंगला है आपका, उसने कहा और मेरा कलेजा बैठ गया। मुझे लगा जैसे किसी ने उसी क्षण मुझे पति पुत्र सहित हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया है। उसके एक ही डंक की पीड़ा से मैं तिलमिला रही थी कि चलते चलते वो मुझे फिर डस गई। देखिए, जो कहानी मैंने सुनाई है उसे अपने किसी गल्प गुच्छ में मत बांध लीजिएगा। वैसे मुझे आपकी कहानियाँ बहुत पसंद है। धरा पर रहूँ या आकाश पर, आपकी एक भी कहानी मैं नहीं छोड़ती। वाह, क्या लिखती हैं। दुष्टता से मुस्कुराकर वो मेरा हाथ एक अर्थपूर्ण दबाव में दबा कर चली गई। मैं उससे फिर एक शब्द भी नहीं बोली। तीसरे ही दिन मुझे उसका विष व्याप गया। बदली का फरमान मिला तो मैंने ममतापूर्ण चाव भरी दृष्टि से अपनी प्रिय कोठी को देखा। चित्त विचलित होने लगा तो मैंने अपने को समझाया। बादशाहों की बादशाहत निकल गई, राजा रजवाड़ों की रियासतें चली गईं। अपनी महल अटारी होती तो एक दिन वो भी छूट जाती। फिर इस किराए की पराई कोठी का क्या मोह। किंतु लेखनी, उसे भी तो वो डस गई है। 3 महीने में कई बार चेष्टा किए जाने पर भी ये थरथरा कर पक्षाघात से पंग रोगी की ही भांति अवश्य होकर गिर गिर पड़ती है। यही नहीं, उसका घातक विष शायद उसे स्मृति भ्रष्टा भी बना गया है। इसी से अनजाने क्षणों में दिया गया वचन स्वयं भंग कर आज ये कहानी लिख रही हूँ। वो कहती थी कि धरा पर हो या आकाश में वो मेरी एक भी कहानी नहीं छोड़ती। इतना मैं जानती हूँ कि इस कहानी को पढ़ने पर वो कभी वाह नहीं कह पाएगी और उसका वो श्राप ही मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा। क्या पता क्रोध से बौखलाई वो विषकन्या इस बार स्वयं ही दोबारा डसकर अपना विष व्यर्थ कर दे। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ रोमांचकारी, लोकप्रिय और बेहद चर्चित उपन्यास विषकन्या।
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।